एक बंदा बिना किसी एबिलिटी के एक बेकार सेक्ट लीडर है, लेकिन फ्लाइंग फेरी के फाउंडर्स भी उसके सामने झुककर उसे अपना बॉस मानते हैं। असल में उसने अल्टीमेट सेक्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे बस एक डिसाइपल बनाते ही वो पूरी दुनिया के पावरफुल मास्टर्स को समन कर सकता था। लेकिन नए नए आए इस बंदे के पास कोई ट्रेनिंग टेक्निक तक नहीं थी। सिस्टम के खत्म करने की धमकी के बीच वो एक अकेली घास की झोपड़ी में डिसाइपल कैसे ढूंढता। उसे 3 दिनों के अंदर अपने सेक्ट का पहला डिसाइपल ढूंढना था। जब वो अपनी लाइफ खत्म करने की सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ी। वो मोटा लड़का एक वाइफ पाने के लिए अमर बनने का सीक्रेट ढूंढने जंगलों में आया था। लेकिन जब उसने देखा कि इस सेक्ट के नाम पर सिर्फ एक घास की झोपड़ी है, तो वो वापस भागने लगा। पर अगले ही सेकंड वो बंदा उसके पैरों से लिपट गया। उस मोटे लड़के की हैरान आंखों के सामने उस बंदे ने सिर उठाकर कहा, मैं इमॉर्टल सेक्ट का लीडर हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारी बोन्स बहुत स्पेशल हैं। तुम लाखों में एक ट्रेनिंग जीनियस हो। काफी सोचने के बाद मैंने तुम्हें अपना डिसिप्लिन बनाने का फैसला किया है। मोटे लड़के ने उस झोपड़ी को देखा और बोला, इस बेकार जगह को तुम इमॉर्टल सेक्ट कहते हो? तुम्हारी शक्ल देखकर ही लगता है कि तुम एक नंबर के फ्रॉड हो। लेकिन आज सिस्टम की दी गई लास्ट डेट थी, तो उस बंदे ने अपनी बेशर्मी की स्किल यूज करके उसे उल्लू बनाना शुरू कर दिया। सेक्ट को बाहर से मत देखो, जैसे तुम बाहर से बेवकूफ लगते हो, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड और स्टेबल हो। बस तुम मेरे सेक्ट में आ जाओ, तुम्हें गॉड बना दूंगा। और अगर गॉड नहीं बन पाए तो पैसे वापस करने के साथ साथ एक वाइफ भी ढूंढ कर दूंगा। इस झूठे वादे को सुनकर मोटा लड़का अपने ही सपनों में खो गया और उसने अपनी पूरी सेविंग्स खुशी खुशी सौंप दी। जैसे ही पैसों की बैग उस बंदे के हाथ में आई, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने सक्सेसफुली एक डिसिप्लिन बना लिया है। अल्टीमेट सेक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। आपको दुनिया के पावरफुल मास्टर्स को समन करने का एक चांस मिलता है, और वो मास्टर आपके सेक्ट के अंडर रहेगा और डिसाइपल्स को ट्रेन भी करेगा। उस बंदे ने तुरंत इस समन चांस का यूज किया। अगले ही मोमेंट आसमान से एक तेज गोल्डन लाइट गिरी, जिसने उस नए मोटे डिसिप्लिन को डरा दिया। वो तुरंत उस बंदे से लिपट गया और बोला, सेक्ट लीडर, ये क्या हो रहा है? क्या बाहर दुनिया खत्म हो रही है? उस बंदे ने सिचुएशन देखकर हीरो जैसा एटीट्यूड दिखाया और कहा, ये इंसान हमारे सेक्ट का प्रोटेक्टर है, और बाहर जो इंसान आया है वो व्हाइट क्लाउड सिटी का मास्टर ये गुचन है। लेकिन फिर वो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये गुचन तो एक मार्शल आर्ट्स नॉवल का कैरेक्टर है, पता नहीं इस मैजिक वर्ल्ड में उसकी पावर कैसी होगी। इसलिए उसने ये गुचन की प्रोफाइल चेक की और खुद ही बुदबुदाया, ये एल्डर के पास तो सिर्फ प्रिंस लेवल की पीक पावर है। उसकी ये बात सुनकर पास खड़ा मोटा लड़का डर से कांपने लगा और बोला, सेक्ट लीडर, आप ये क्या कह रहे हैं? प्रिंस लेवल की पीक पावर वाले इंसान तो यौरी एम्पायर में टॉप क्लास के मास्टर्स माने जाते हैं। उस बंदे ने जब मोटे लड़के का रिएक्शन देखा तो समझ गया कि ये गुचन की पावर पर कोई डाउट नहीं है। तभी ये गुचन उस बंदे के पास आया और सिर झुकाकर रिस्पेक्ट दी। इस सीन ने उस मोटे लड़के को फिर से शॉक कर दिया। उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी प्रिंस लेवल के मास्टर को किसी के सामने झुकते देखा था। वो सोचने लगा कि उसका सेक्ट लीडर आखिर कौन सी बड़ी हस्ती है। इसके बाद उस बंदे ने अपने दूसरे लकी ड्रॉ चांस को देखा। इस चांस से वो समन किए गए मास्टर की बॉडी, ब्लड लाइन या पावर का कुछ हिस्सा हासिल कर सकता था, जिसे डिसाइपल्स या खुद सेक्ट लीडर यूज कर सकते थे। ये देखकर वो बंदा बहुत एक्साइटेड हो गया और तुरंत स्पिन किया। इस बार उसे ये गुचन की 10% पावर मिल गई। पावर देखते ही उस बंदे ने उसे तुरंत अपने ऊपर यूज कर लिया। आखिर सेक्ट लीडर खुद नॉर्मल इंसान रहे और डिसिपल्स पावर यूज करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम के गाइडेंस से उसे पता चला कि ये पावर उसका लेवल फेज एंटर फेज 7 तक बढ़ा सकती है। लेकिन अभी उसे लेवल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने मोटे लड़के से पूछा। उसके एक्सप्लेनेशन से पता चला कि इस दुनिया में ट्रेनिंग के 10 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, ब्लड लाइन, स्पिरिट, वेपन मास्टर, फेज एंटर, प्रिंस, एम्परर, वेनरेबल, सेंट और एंसेस्टर। भले ही फेज एंटर लेवल बीच में आता है और ज्यादा खास नहीं है, लेकिन 0 से स्टार्ट करने से तो बहुत बेटर था। उस बंदे ने तुरंत वो पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। एक गोल्डन लाइट चमकी और उसका लेवल सीधे फेज एंटर फेज 7 पर पहुंच गया। पास खड़े मोटे लड़के ने ये माइंड ब्लोइंग सीन देखा तो तुरंत उस बंदे के पैर पकड़ लिए। पावर बढ़ने के बाद उस बंदे की सेंसिंग एबिलिटी भी काफी बढ़ गई थी। उसने फील किया कि एक लड़की हवा में उड़ती हुई इसी तरफ आ रही है। ये देखकर कि वो भी एक फाइटर है, उस बंदे ने ये गुचेन से कहा कि जाकर उससे हेलो बोले और साथ ही सेट का फ्लायर भी दे दे। ये गुचेन ने अपनी तलवार जमीन से निकाली, जिससे एक बवंडर उठा जो फ्लायर को उड़ाते हुए आसमान में ले गया। लड़की ने जब अचानक आता बवंडर और उड़ता हुआ फ्लायर देखा तो उसे लगा कि ये कोई सीक्रेट वेपन है। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली ताकि उस फ्लायर को फाड़ सके। ये देखकर ये गुचन चिल्लाया, हमारे सेट का फ्लायर खराब मत करो। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और एक नॉर्मल स्विंग किया। स्विंग की सोर्ड ऑरा तुरंत फ्लायर पर इकट्ठा हो गई। अगले ही सेकंड फ्लायर ने लड़की के अटैक को डॉज किया और सीधे जाकर उसके चेहरे पर चिपक गया। विजन ब्लॉक होने की वजह से वो लड़की सीधे आसमान से जमीन पर गिर पड़ी। इस ड्रामेटिक सीन को देखकर उस बंदे ने मोटे लड़के को पहले जाकर हेलो बोलने को कहा। तभी फ्लायर पर सिस्टम का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशन,
कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक जीनियस को ढूंढ लिया है। नया मिशन स्टार्ट होता है, 10 जीनियसेस को रिक्रूट करो और 10 स्पिन चांस पाओ। ये देकर वो बंदा बहुत खुश हो गया। जब इस बेकार मोटे लड़के से इतना बड़ा फायदा हुआ तो अगर इस जीनियस को रिक्रूट कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन उसे बेवकूफ कैसे बनाया जाए? तभी अचानक उस लड़की ने खुद ही कहा, फ्लायर पे लिखा है कि इमॉर्टल सेक्ट डिसाइपल्स को रिक्रूट कर रहा है, क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? लेकिन सिस्टम के रूल के मुताबिक जो भी उसे अपना मास्टर बनाएगा उसे अपनी पूरी सेविंग्स फीस के तौर पर देनी होगी। मजबूरी में उस बंदे को इस ब्यूटीफुल होने वाली डिसाइपल से पैसे मांगने पड़े, लेकिन वो लड़की चालाक निकली। उसने उस बंदे का हाथ अपने सीने से लगाया और बोली, मैं जल्दी में घर से निकली थी तो पैसे नहीं लाई, क्या बाद में दे सकती हूँ? भले ही उस बंदे को लगा कि इतनी सुंदर लड़की को फ्री में भी रखा जा सकता है, लेकिन सिस्टम की जबरदस्ती की वजह से उसे पैसे लेने ही थे। अचानक उस लड़की के पीछे कुछ सनकी लोग आ गए। पता चला कि वो लोग उसका पीछा कर रहे थे। उनका लीडर यॉरी एम्पायर के चैंगलिंग मार्क्विस का बेटा था। उसके फादर के पास न सिर्फ प्रिंस लेवल की पावर थी, बल्कि उनके पास 500 ऐसे सैनिकों की आर्मी भी थी जो सब फेज एंटर लेवल पर थे, जो एक मीडियम सेक्ट के बराबर थी। और उसका बेटा लिन यूनयी अपने बाप के दम पर बदमाशी करता था। उसने उस लड़की लिन फेवू की ब्यूटी देखी तो उसे अपनी कस्टडी में लेना चाहा। लिन फेवू अपनी जान बचाकर वहां से भागी थी। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि लिन यूनयी ने अपने फैमिली के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को लाकर उसके पूरे परिवार के 300 लोगों को मार डाला था ताकि उसे सरेंडर करने पर मजबूर किया जा सके। उसके फादर के सैक्रिफाइस की वजह से ही वो यहाँ तक भाग पाई थी। सामने एक झोपड़ी जैसा सेक्ट देकर लिन यूनयी ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं बचा सके तो ये गांव के बेवकूफ तुम्हारी क्या हेल्प करेंगे? लिन फेवू ने तुरंत जवाब दिया, मैं अब इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल हूँ, मेरे सेक्ट लीडर के सामने तुम ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। लिन यूनयी ने हंसते हुए कहा, अगर इन्होंने मुझे रोका तो मैं इन्हें भी मार दूंगा। मेरे पीछे ये सारे लोग वेपन मास्टर लेवल पर हैं। अब वो बंदा सोचने लगा कि वो इनसे लड़ सकता है या नहीं। ये पांचों वेपन मास्टर लेवल पर हैं। भले ही वो इनसे एक लेवल ऊपर था, लेकिन वो 5 लोग थे और उनके लीडर का लेवल अभी पता नहीं था। तभी वो मोटा लड़का हीरो बनते हुए चिल्लाया, जूनियर सिस्टर डरने की जरूरत नहीं है, ये मामूली लोग हमारे सेक्ट लीडर की एक उंगली के सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर लिन फेवू तुरंत घुटनों पर बैठ गई। हेल्प करने के लिए थैंक यू सेक्ट लीडर। अब अपनी इमेज बनाए रखने के लिए उस बंदे को हाँ कहना ही पड़ा। इन दोनों नए डिसाइपल्स की बातों ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अगले ही मोमेंट वो 5 लोग आगे बढ़े, लेकिन उस बंदे की नजर में उनकी स्पीड बहुत स्लो थी। उसने आसानी से आती हुई तलवार को पकड़ा और जोर लगाकर उसे तोड़ दिया। तब उसे रियलाइजेस हुआ कि इस मैजिक वर्ल्ड में एक लेवल ऊपर होना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे तो वो बंदा खुद अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था, लेकिन डिसिपल्स के सामने लंबी फाइट करना एम्बेरेसिंग होता। उसने तुरंत पुकारा, ये गुचेन। अगले ही मोमेंट ये गुचेन सामने आया। उसने एक सोड ओरा चलाई और उन 5 को तुरंत मार दिया। फिर उसकी तलवार सीधे लिन यूनयी की गर्दन पर थी। वो बंदा उसके पास आया और बोला, तुम तो बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे ना। ये गुचेन की पावर फील करके लिन यूनयी समझ गया कि जो बंदा एक झटके में सबको मार सकता है उसका लेवल कम से कम प्रिंस लेवल होगा। उसके फादर भी सिर्फ प्रिंस लेवल पर थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो तुरंत घुटनों पर गिर गया और बोला, सीनियर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बाद में मैं अपने फादर से कहकर आपको बहुत बड़ा गिफ्ट भिजवाऊंगा। तभी पास खड़ी लिन फेवू भी घुटनों पर गिर पड़ी। सेक्ट लीडर प्लीज मेरे फैमिली के 300 लोगों की मौत का इंसाफ कीजिए। पूरी बात सुनने के बाद उस बंदे ने लिन फेवू को उठाया और कहा, इस मैटर में मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। ये सुनकर लिन यूनयी डर के मारे रोने लगा। उस बंदे ने अपनी होने वाली डिसाइपल से बदला लेने का प्रॉमिस किया था। डर के मारे लिन यूनयी भागने की कोशिश करने लगा। तभी ये गुचन ने धीरे से अपनी तलवार निकाली। अचानक उसके शरीर से एक पावरफुल ऑरा निकली, जिससे वहां मौजूद सब लोग हवा में उड़ने लगे। ये देखकर वो बंदा मन ही मन सोचने लगा, ये गुचन हर बार फाइट करते समय इतना बड़ा शो ऑफ क्यों करता है? लकीली उसके पास फेज एंटर लेवल की पावर थी, वरना अगर वो भी डिसिपल्स की तरह हवा में उड़ने लगता तो बेइज्जती हो जाती। अगले ही सेकंड ये गुचेन ने जमीन पर हल्का सा किक किया, हवा में उड़ा और जोर से नीचे आया। तलवार के वार से लिन यूनयी भागते भागते जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसकी जेब से एक पेंडेंट उड़कर बाहर आया। लिन फेवू ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। असल में वो पेंडेंट उसकी फैमिली की निशानी था, जिसे लिन यूनयी ने छीन लिया था। पेंडेंट हाथ में लेकर लिन फेवू सोचने लगी कि इस बंदे ने इतनी आसानी से सबको हरा दिया, खासकर वो लास्ट अटैक। अगर लिन यूनयी के फादर भी आते तो शायद बच नहीं पाते। इतने पावरफुल मेंबर्स वाला इमॉर्टल सेक्ट पूरी दुनिया में फेमस होना चाहिए था। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? क्या मैं ही इतनी बेखबर थी? जब उस बंदे ने देखा कि उसकी होने वाली डिसाइपल सोच में डूबी है तो उसने पूछा, मुझे पता है कि तुमने खुद को बचाने के लिए सेक्ट ज्वाइन करने की बात कही थी, लेकिन मैं सच में तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम मेरे सेक्ट में आना चाहती हो? लिन फेवू ने तुरंत हाँ कहा और फीस के तौर पर वो पेंडेंट आगे बढ़ा दिया। उस बंदे ने पेंडेंट को देखा। उसे डाउट था कि सिस्टम इसे फीस मानेगा या नहीं, लेकिन लेने में क्या हर्ज था। जैसे ही उसने पेंडेंट हाथ में लिया, सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने एक 1/10 रिक्रूटमेंट मिशन पूरा कर लिया है। आपको एक समन चांस और एक लकी ड्रॉ चांस मिलता है। ये सुनकर वो बंदा बहुत खुश हुआ। उसने लिन फेवू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अब इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइपल हो, तुम्हारा बदला अब हमारा बदला है। चलो इस लिन यूनयी से थोड़ा हिसाब चुकता करते हैं। फिर उसने जमीन पर तड़प रहे लिन यूनयी की तरफ इशारा किया। लिन फेवू ने अपने फैमिली के कातिल को देखा। उसने एक लकड़ी की स्टिक उठाई। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। अपने परिवार के कत्ल का बदला न लेना बेकार है। अगले ही मोमेंट उसने वो स्टिक लिन यूनयी के दिल में घूम दी। जैसे ही उसकी सांसें रुकी, सिस्टम का मैसेज आया, कांग्रेचुलेशंस, आपके सेक्ट की डिसिप्लिन लिन फेवू ने एक वेपन मास्टर को मारा है। आपको 300 सेक्ट पॉइंट्स मिलते हैं। बदला लेने के बाद लिन फेवू घुटनों पर बैठ गई। मेरे परिवार का बदला लेने के लिए थैंक यू सेक्ट लीडर। अब से मेरी लाइफ इमॉर्टल सेक्ट के लिए समर्पित है। उस बंदे ने अपनी सुंदर
सुंदर डिसाइपल को उठाया और कहा, तुम मेरी डिसाइपल हो, ये सेक्ट हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हमारा सेक्ट किसी से नहीं डरता, दुश्मनी का बदला तुरंत लिया जाता है। लिन फेवू ये सुनकर हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरूंगी। ये देखकर वो बंदा मन ही मन सोचने लगा, मेरी पुरानी लाइफ का एक्सपीरियंस काम आ रहा है, मेरी बातों से लोगों को इम्प्रेस करने की स्किल अभी भी कम नहीं हुई है, लेकिन अब जब मैंने इसे रख लिया है तो इसे सिखाऊंगा क्या। लिन फेवू उस मोटे लड़के जैसी नहीं है जिसे कुछ भी बोलकर बेवकूफ बना दूं। तभी ये गुचन बोला, क्या तुम स्वॉर्ड ट्रेनिंग करती हो? अगर हाँ तो क्या मेरी डिसाइपल बनोगी? ये देखकर उस बंदे ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। ये एल्डर का खुद किसी को सिखाना बहुत बड़ी बात है। बेवकूफ लड़की, जल्दी हाँ बोलो। लिन फेवू ने तुरंत झुककर कहा, मास्टर को मेरा प्रणाम। ये गुचन ने फिर कहा, तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल अच्छी है, लेकिन कुछ नया सिखाने से पहले तुम्हारी चोटों का इलाज करना होगा, चलो मेरे साथ। उन दोनों को जाते देखकर वो बंदा सोचने लगा, सुबह मैं अकेला था, दोपहर तक मेरा सेक्ट बन गया, सिस्टम सच में कमाल की चीज है। लेकिन तभी वो मोटा लड़का उदास हो गया। मेरी जूनियर सिस्टर मुझसे बाद में आई और ये एल्डर की डिसिप्लिन बन गई, मैं सीनियर होकर पीछे नहीं रह सकता। वो धीरे से उस बंदे के पास गया और बोला, सेक्ट लीडर मेरे लिए क्या प्लान है? उस बंदे ने मोटे लड़के के पेट को छुआ और कहा, तुम्हें थोड़ा वेट कम करने की जरूरत है, जाओ जाकर झोपड़ी के आसपास की सफाई करो, तुम्हारे दिमाग का यूज मैं बाद में करूंगा। मोटे लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, मुझे तो पहले इतना स्पेशल बताया था और सिस्टर के आते ही मुझे साइड कर दिया। अब वो बंदा एक अकेली जगह पर गया और खुशी खुशी अपना सिस्टम पैनल खोला। पिछली बार मोटे लड़के को रिक्रूट करके ये गुचेन मिला था, पता नहीं इस बार क्या मिलेगा। उसने पैनल देखा तो पता चला कि एल्डर्स की लिमिट सिर्फ 5 है। उस बंदे ने तुरंत स्पिन करने का प्लान ड्रॉप कर दिया, अभी सिर्फ 3 स्लॉट बचे हैं, बाद में देखेंगे। तभी उसकी नजर नीचे सेट पॉइंट्स पर पड़ी। उसने पूछा, सिस्टम इन पॉइंट्स का क्या काम है? सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट्स से स्पिन चांस खरीदे जा सकते हैं और सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। सिस्टम अपग्रेड होने से और ज्यादा पावरफुल मास्टर्स, आइटम्स और जगहें अनलॉक होंगी। उस बंदे की आंखें चमक उठी, तो पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? सिस्टम ने 3 तरीके बताए, 1 सिस्टम मिशन पूरे करके, 2 दुश्मनों को हराकर, 3 टॉप टियर जीनियस को रिक्रूट करके। टॉप टियर जीनियस की बात सुनकर उस बंदे ने सोचा, लिन फेवू 18 साल की एज में इतनी स्ट्रांग है, वो तो जीनियस होगी ही। लेकिन सिस्टम ने बताया कि लिन फेवू अच्छी है लेकिन टॉप टियर जीनियस नहीं है। उस बंदे ने सोचा कि टॉप टियर की लिमिट कितनी हाई है। क्यूरोसिटी में उसने मोटे लड़के के टैलेंट के बारे में पूछा। सिस्टम ने कहा कि मोटे लड़के का टैलेंट चेक करने के लिए 100 पॉइंट्स लगेंगे। उस बंदे ने शिकायत की कि एक नॉर्मल इंसान को चेक करने का इतना चार्ज क्यों है, फिर भी उसने ओके कर दिया। सिस्टम ने तुरंत रिप्लाई दिया, ये मोटा लड़का एक अल्टीमेट जीनियस है। उस बंदे ने मुड़कर देखा, वो मोटा लड़का अभी भी घास उखाड़ रहा था। क्या ये बेवकूफ सच में अल्टीमेट जीनियस है? इस नॉर्मल से दिखने वाले मोटे लड़के के पास ब्लैक टर्टल इमॉर्टल फिजिक था, जो दुनिया के सबसे बेस्ट स्पेशल फिजिक्स में से एक था। इसके पास एब्सोल्यूट डिफेंस और एब्सोल्यूट लाइफ जैसी 2 पावर्स थीं। अगर ये फिजिक पूरा डेवलप हो जाए तो जब तक कोई जान से न मारे वो हमेशा के लिए अमर हो सकता है। जब उस बंदे को इस खतरनाक फिजिक के बारे में पता चला तो वो सोचने लगा कि इसे ट्रेन कैसे किया जाए। उसने तुरंत पूछा, सिस्टम इसके फिजिक को एक्टिवेट कैसे करें? तभी स्क्रीन पर मोटे लड़के का एक वीडियो आया जहां वो कह रहा था, ओ घास, क्या तुम जानती हो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? फिर उसने अपनी टोन बदली, इस कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल इंसान ली चिन है। ये देखकर सिस्टम ने पूछा, होस्ट क्या आपको नहीं लगता कि ये मोटा लड़का बहुत इरिटेटिंग है? उस बंदे का मन भी उसे पीटने का कर रहा था, लेकिन उसने पूछा, इसके इरिटेटिंग होने का इसके फिजिक से क्या कनेक्शन है? सिस्टम ने जवाब दिया, इस फिजिक को एक्टिवेट करने का तरीका है मार खाना। ये तरीका देखकर उस बंदे के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया। सिस्टम ने आगे बताया, इस फिजिक को जगाने के लिए बाहर से लगातार अटैक की जरूरत होती है ताकि इसकी ब्लड लाइन पूरी तरह एक्टिवेट हो सके। ये सुनकर वो बंदा खुश हो गया। अगर मुझे इसके लिए कोई रेयर आइटम ढूंढना पड़ता तो मुश्किल होती, लेकिन इसे पिटवाना तो बहुत आसान है। जब तक ये मरे नहीं, इसे पीटते रहो। इतने खतरनाक फिजिक के साथ ये आराम से झेल लेगा। तभी अचानक मोटे लड़के को अपने पीछे ठंडक फील हुई। उसने ऊपर देखा तो झोपड़ी के ऊपर बिजली कड़क रही थी। वो तुरंत उस बंदे के पास भागा। सेक्ट लीडर, आसमान में ये बिजली क्यों कड़क रही है? उस बंदे ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम के मुताबिक लिन फेवू का इलाज पूरा हो गया था और वो वेपन मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाली थी। ये बिजली उसी का साइन थी। ये जानकर वो बंदा हैरान रह गया, इसका टैलेंट तो बहुत कमाल का है, इलाज होते ही ब्रेक थ्रू कर रही है। फिर उसने मोटे लड़के से कहा, तुम्हारी जूनियर सिस्टर वेपन मास्टर लेवल पर पहुंचने वाली है, ये उसी का साइन है। ये सुनकर मोटा लड़का उदास हो गया। उसने अभी अभी ज्वाइन किया, ये एल्डर को मास्टर बनाया और अब लेवल भी बढ़ा लिया। मैं सीनियर होकर भी अभी तक नॉर्मल इंसान हूँ, ऐसे तो मेरी इज्जत चली जाएगी। उसकी उदासी देखकर उस बंदे ने कंफर्ट देते हुए कहा, उदास मत हो, कल से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अगर तुम झेल पाए तो अपनी सिस्टर से आगे निकलना मुश्किल नहीं होगा। उस बंदे के प्रॉमिस पर मोटे लड़के ने तुरंत कहा, आप टेंशन मत लीजिए सेक्ट लीडर, मैं सब झेल लूंगा। उसकी ये बात सुनकर उस बंदे का प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू कितना बड़ा धमाका करता है। उसी समय
एक दूसरी पहाड़ी पर आसमान से एक रेड लाइट गिरी। एक इंसान रेड आर्मर पहनकर बाहर आया। मैं सैकड़ों सालों बाद जागा हूँ और आते ही मुझे एक वेपन मास्टर का खाना मिल रहा है। क्या बात है, भले ही वो सिर्फ वेपन मास्टर है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी है। ये कहकर वो आगे बढ़ा। तभी लिन फेवू झोपड़ी से बाहर आई। उसका लेवल अब वेपन मास्टर पर पहुंच चुका था। उस बंदे को इसकी वजह से 1000 सेक्ट पॉइंट्स मिले। उस बंदे ने मन ही मन तारीफ की, ये लड़की सच में जीनियस है, एक ही दिन में इतना फायदा करा दिया। लिन फेवू उस बंदे के पास आई। मुझे ज्वाइन करने का मौका देने के लिए थैंक यू सेक्ट लीडर। पास खड़ा मोटा लड़का जलन के मारे बोला, वेपन मास्टर में क्या खास है, देखना मैं 1 साल में फेज एंटर और 3 साल में एम्परर लेवल पर पहुंचकर इस शैतान को मसल दूंगा। अचानक मौसम खराब हो गया। वो डीमन वहीं आ गया था। उसने हंसते हुए कहा, यहाँ तो कुछ और कीड़े भी हैं, चलो मेरा स्नैक हो जाएगा। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर उस बंदे ने सिस्टम से उसकी डिटेल्स चेक की। दुश्मन को जानना जरूरी था, क्योंकि उस बंदे को लग रहा था कि शायद ये गुच्चेन भी इसे ना हरा पाए। सिस्टम की डिटेल्स आई। ये 1000 साल पुराना डीमन श्वांचा है जिसने लाखों लोगों को मारा था। इसका लेवल एम्परर लेवल पीक पर है। ये गुचेन शायद अकेला इसे ना संभाल पाए। अभी उस बंदे ने कुछ कहा भी नहीं था कि मोटा लड़का चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो, हमारे इमोर्टल सेक्ट में आने वाले? चुपचाप भाग जाओ, वरना हमारे सेक्ट लीडर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस डीमन ने झोपड़ी वाले सेक्ट को देखकर मजाक उड़ाया। ये कौन सा छोटा मोटा सेक्ट है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना? और ए मोटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुझे अपनी लाइफ से प्यार नहीं है? उस बंदे ने मोटे लड़के की हिम्मत देखी तो हैरान रह गया। एक नॉर्मल इंसान होकर एम्परर लेवल के मास्टर को गाली दे रहा है। तभी लिन फेवू ने आगे आकर धीरे से कहा, सीनियर भाई, इसकी पावर ये एल्डर से कम नहीं है, ये कम से कम प्रिंस लेवल पर है। लेकिन मोटा लड़का फिर भी नहीं डरा। प्रिंस लेवल है तो क्या हुआ, हमारे सेक्ट लीडर यहाँ है। सेक्ट लीडर ने कहा है कि वो मुझे 1 साल में फेज एंटर और 3 साल में एम्परर बना देंगे। इस डीमन को मारना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। उस डीमन ने उस बंदे को देखा। भले ही उसमें थोड़ी पावर लग रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इतना एटीट्यूड दिखाए। मोटा लड़का फिर चिल्लाया, छोटे कीड़े, हमारे सेक्ट में नाटक करने की हिम्मत मत करो। उस बंदे ने मोटे लड़के का वो इरिटेटिंग चेहरा देखा तो समझ गया कि इसके पास वो स्पेशल फिजिक क्यों है, क्योंकि ये पिटने वाले काम ही करता है। डीमन भी गुस्से में आ गया। क्या कोई इस बेवकूफ को चुप कराएगा? इसे मारने में मेरे हाथ गंदे होंगे। किसी सही बंदे को भेजो मुझसे लड़ने के लिए। उस बंदे ने ये गुचिन से कहा, तुम इसे थोड़ी देर रोको, मैं इसका काम तमाम करने का इंतजाम करता हूँ। फिर उसने सिस्टम खोलकर अपना समन चांस यूज किया। डीमन ने ये गुचिन को आगे आते देखा तो अपनी पावर दिखाई, तो तुम ही वो ये एल्डर हो, चलो देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। उसने एक बड़ा ब्लड हैंड बनाकर ये गुचिन पर फेंका। ये गुचिन ने अपनी तलवार से उस हाथ को काट दिया, लेकिन अगले ही मोमेंट वो हाथ पीछे से आया और उसने ये गुचिन को जकड़ लिया। ये गुचिन को फंसा देखकर डीमन हंसने लगा। मुझे लगा था तुम बहुत स्ट्रांग होगे, लेकिन तुम तो बहुत आसानी से पकड़े गए। लिन फेवू ने घबराकर उस बंदे का हाथ पकड़ा। सेक्ट लीडर, प्लीज मेरे मास्टर को बचाइए। लेकिन वो बंदा शांत था। तुम अपने मास्टर को कम समझ रही हो, ये मामूली अटैक उसे नहीं रोक सकता। हवा में मौजूद ये गुचिन ने अपनी तलवार घुमाई और एक पावरफुल सोर्ड ऑरा निकाली। उसने उस ब्लड हैंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसकी पावर से वो डीमन जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरे डीमन ने तारीफ की, इस छोटी सी जगह में प्रिंस लेवल का मास्टर छिपा है और इसकी सोर्ड स्किल तो बहुत कमाल की है। ये गुचन ने अपनी पूरी पावर यूज करने का मन बनाया, लेकिन तभी नीचे से मोटा लड़का फिर चिल्लाया, हरा नहीं पाए तो भागने की सोच रहे हो? अगर भागना है तो मेरे पैरों के नीचे से निकल कर जाओ, वरना सही सलामत नहीं जा पाओगे। डीमन गुस्से में लाल हो गया। ऐ मोटे, मैं अपनी अल्टीमेट मूव यूज करने वाला हूं, अगर तूने दोबारा मुंह खोला तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। तभी अचानक एक मुक्का मोटे लड़के के चेहरे पर पड़ा और ये मुक्का उस बंदे ने ही मारा था। मैं खुद तुझे मारूंगा। इसके बाद डीमन ने ये गुचेन पर एक बड़ा ब्लड हैंड फेंका। ये गुचेन बिना डरे खड़ा रहा और जैसे ही अटैक पास आया उसने अपनी फेमस मूव फ्लाइंग फेरी यूज की। दोनों पावर्स के टकराने से जोरदार धमाका हुआ। जब धमाका रुका तो पूरी पहाड़ी साफ हो चुकी थी। सिर्फ इमोर्टल सेक्ट की वो झोपड़ी सही सलामत बची थी। डीमन ने देखा कि ये गुच्चेन को एक खरोंच तक नहीं आई थी। उसने सोचा कि अगर इसका सेक्ट लीडर भी आ गया तो भागना मुश्किल हो जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, आज के लिए इतना ही, जब मेरी पावर वापस आ जाएगी तब तुमसे निपटूंगा। लेकिन ये गुचेन ने कहा, आज तुम यहां से नहीं जा सकते। डीमन हंसा, मैं मानता हूं कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंस लेवल मास्टर हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये गुचेन ने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी। मुझे तुम्हें सिर्फ रोकने को कहा गया था, तुम्हें खत्म करने वाला कोई और है। उस बंदे ने गिरती हुई बर्फ देखी और समझ गया कि नया मास्टर आ चुका है। डीमन ने अचानक होती बर्फबारी को देखकर पूछा, कौन है? ये गुच्चेन ने आंखें बंद की। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी तलवार बता रही है कि वो मेरा सबसे बड़ा राइवल है, सोर्ड गॉड जिमेन च्विक्शुए। तभी डीमन के पीछे चुपचाप जिमेन च्विक्शुए आ खड़ा हुआ। डीमन घबरा गया। एक ये गुचेन ही भारी पड़ रहा था, अब ये दूसरा मास्टर भी आ गया। यहाँ से भागना ही बेहतर है। डीमन अपनी पूरी स्पीड से भागने लगा, लेकिन जिमेन च्विक्शुए अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी उंगलियों में सोर्ड एनर्जी इकट्ठा की और हल्के से चला दी। वो एनर्जी सीधे डीमन की गर्दन के पार निकल गई। डीमन ने पीछे मुड़कर देखा, ये कौन सी सोर्ड स्किल है? जिमेन च्विक्शु ने हाथ झटका। ये कोई खास स्किल नहीं है,
बस एक कैजुअल अटैक था। डीमन को आसानी से हराते देखकर वो बंदा बहुत खुश हुआ। इस बार तो सिमेन चुइशु समन हो गया। वैसे ये गुचेन को सिमेन चुइशु से स्ट्रांग होना चाहिए था ना। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि ये सिमेन चुइशुए वो है जिसने अपनी सोर्ड स्किल को अल्टीमेट लेवल पर पहुंचा दिया था, जहां वो बिना तलवार के भी अटैक कर सकता था। ये सुनकर उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारे सेक्ट में एम्परर लेवल का मास्टर भी आ गया है। दोनों पुराने राइवल्स आपस में बात करने लगे। ये गुचन ने कहा, उस फाइट के बाद सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे। जिमेन चुइक्सुए ने उसकी तलवार को देखा। जब तुम एम्परर लेवल पर पहुंच जाओ तब मुझसे दोबारा फाइट करना। ये गुचन ने हाँ कहा। फिर जिमेन चुइक्सुए उस बंदे के पास आया। सेक्ट लीडर को सीमेन का प्रणाम। जमीन पर पड़ा डीमन सोचने लगा, अगर सिर्फ ये एल्डर अटैक करता तो मैं भाग सकता था। इस नए एल्डर के सामने भी थोड़ा चांस था, लेकिन इनका सेक्ट लीडर तो बहुत रहस्यमयी है। अगर उसने अटैक किया तो मैं पक्का मरूंगा। भले ही मैंने उसे लड़ते नहीं देखा, लेकिन जब इतने स्ट्रॉन्ग मास्टर्स उसके सामने झुकते हैं तो उसकी पावर कितनी खतरनाक होगी। अगर मुझे मरना ही है तो मैं उस मोटे लड़के को साथ लेकर मरूंगा। उसने अपनी बची हुई पावर यूज की और मोटे लड़के की तरफ भागा। मोटा लड़का रोने लगा, तुम उससे नहीं जीत सकते तो मुझे क्यों मार रहे हो? ये गुचेन ने तुरंत आकर मोटे लड़के को बचा लिया। जिमेन चुइक्सुए डीमन के पीछे आ गया। सेक्ट लीडर, इसके साथ क्या करना है? उस बंदे ने कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक, अपनी पूरी सेविंग्स फीस में दो और सेक्ट ज्वाइन करो। दो, हमारे सेक्ट के पेड़ पौधों के लिए खाद बन जाओ। उस बंदे का प्लान था कि अगर ये डीमन ज्वाइन कर ले तो पॉइंट्स भी मिलेंगे और डिसाइपल्स को सिखाने के लिए एक बंदा भी मिल जाएगा, और अगर बाद में इसने कोई गिगा डेबिडेज की तो इसे मार देंगे। डेमन चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी इज्जत नहीं दूंगा। मोटा लड़का फिर बीच में बोला, सेक्ट लीडर ये दूसरा ऑप्शन चुन रहा है, इसे जमीन में गाड़ देते हैं ताकि हमारे पौधे अच्छे से उगें। मोटे लड़के की हरकत देखकर उस बंदे का मन किया कि खुद उसे पीट दे। तभी लिन फेवू ने मोटे लड़के के चेहरे पर एक मुक्का मारा। वो भी उसके इस बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी। उस बंदे ने डीमन से कहा, तुम दिल के बुरे नहीं लगते। अगर तुम एक साल के लिए ज्वाइन कर लो और फिर भी तुम्हारा मन न करे तो तुम जा सकते हो। डीमन तुरंत घुटनों पर गिर गया। मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, बस मुझे खाना और रहने की जगह दे देना। उस बंदे ने सोचा, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था लेकिन निकला एकदम सीधा। डीमन की सेविंग्स लेते ही सिस्टम का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, डीमन श्वेनचा को रिक्रूट करने पर आपको 10,000 सेक्ट पॉइंट्स और एक रैंडम समन चांस मिलता है। इतना बड़ा रिवॉर्ड देखकर वो बंदा खुश हो गया। दोनों डिसाइपल्स भी इंप्रेस थे कि सेक्ट लीडर ने अपनी बातों से इतने बड़े डीमन को मना लिया। उस बंदे ने कहा, चलो अब मैं तुम्हें असली इमॉर्टल सेक्ट दिखाता हूँ। वो सबको झोपड़ी के अंदर ले गया। 6 लोग उस छोटी सी जगह में भर गए। उस बंदे ने अपना टोकन निकाला और चिल्लाया, ओपन। झोपड़ी से एक तेज गोल्डन लाइट निकली। एक बड़ा गोल्डन डोर सामने आया। डीमन हैरान था, क्या ये सेक्ट किसी सीक्रेट डायमेंशन में है? ऐसे डायमेंशन सिर्फ बहुत हाई लेवल के मास्टर्स ही बना सकते हैं, इसका मतलब इस सेक्ट में ऐसे मास्टर्स मौजूद हैं। वो बंदा बिना रुके अंदर चला गया। अंदर एक बहुत बड़ा और शानदार महल था। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। उस बंदे ने कहा, तुम लोग कोई भी रूम चुन सकते हो लेकिन सीक्रेट जगहों पर मत जाना। फिर वो मेन हॉल में गया और खाली सीट्स को देखकर सोचने लगा, एक दिन मैं इस हॉल को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मास्टर से भर दूंगा। उसने तुरंत नया समन चांस यूज किया। सिस्टम का मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, आपने यीहुआ पैलेस की प्रिंसेस याओयुए को समन कर लिया है। उसकी प्रोफाइल खुली। वो एम्परर लेवल अर्ली स्टेज पर थी और उसकी स्किल्स बहुत हाई थीं। वो बंदा खुश हो गया, ये तो बहुत स्ट्रांग है। तभी एक व्हाइट लाइट चमकी और एक बेहद खूबसूरत लड़की सामने आई। उसकी सुंदरता देखकर वो बंदा देखता ही रह गया। याओ युए ने झुककर कहा, याओ युए का सेक्ट लीडर को प्रणाम। उस बंदे को बहुत अच्छा लगा कि इतनी सुंदर लड़की उसके सामने झुक रही है। उसने कहा, तुम मेरे पास ही रहोगी। याओ युए पास की सीट पर बैठ गई। उस बंदे ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम अभी आराम करो, जब मैं बाहर जाऊंगा तब साथ चलना। याओ युए गायब हो गई और अपने रूम में चली गई। डीमन भी अपने लिए रूम ढूंढ रहा था। उसने सोचा कि क्या ये पुराना सेक्ट है जहां सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। उसने एक दरवाजा खोला तो अचानक उसका पैर बर्फ बन गया। अंदर याओ युए बैठी थी जिससे ठंडी हवा निकल रही थी। डीमन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और भागा। एक और एम्परर लेवल मास्टर, इस सेक्ट के मास्टर्स लग रहा है, अभी अभी सोकर उठे हैं। मैं तो फालतू में सब चेक कर रहा था। मेरी जान बच गई, यही बहुत है। भले ही मेरी लाइफ थोड़ी टफ हो गई है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग सेक्ट के साथ रहना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ वो बंदा बिना पावर के भी इतने स्ट्रॉन्ग मास्टर्स को अपने अंडर रखे हुए था। उसे पता था कि मोटे लड़के के फिजिक को जगाने के लिए उसे पिटवाना पड़ेगा। उसने लिन फेवू को मोटे लड़के के पास भेजा। लिन फेवू ने जाते ही मोटे लड़के को एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वो दूर जाकर गिरा। लिन फेवू देखने गई तो देखा कि मोटा लड़का उठकर बैठ गया और रोने लगा। सिस्टर, तुमने मुझे क्यों मारा? लिन फेवू समझ गई कि सेक्ट लीडर सही कह रहे थे। सीनियर भाई का बॉडी स्ट्रक्चर सच में बहुत स्ट्रांग है। मैंने अपनी 10% पावर यूज की थी, फिर भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, सीनियर भाई, मैं ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। मोटा लड़का रोया, मारने से मेरी क्या हेल्प होगी? तुम मेरी सीट छीनना चाहती हो? लिन फेवू ने समझाया, सेक्ट लीडर ने कहा है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी टाइप है जो मार खाने से एक्टिवेट होता है। मोटा लड़का हैरान हुआ,
क्या मेरे पास सच में स्पेशल बॉडी है? लेकिन फिर मैं इतना नॉर्मल क्यों हूं? लिन फ्यूवू ने कहा। क्योंकि ये अभी सोई हुई है और इसे जगाने का तरीका है मार खाना। मोटा लड़का डर गया। क्या सेक्ट लीडर खुद आएंगे? लिन फेवू ने कहा। सेक्ट लीडर के एक थप्पड़ से तुम मर सकते हो, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। फिर उसने दोबारा उसे पीटना शुरू कर दिया। पूरे एरिया में मोटे लड़के के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। वो बंदा दूर से देखकर मुस्कुराया। इतनी अच्छी सिस्टर मिलने के बाद ये पक्का स्ट्रांग बन जाएगा। अगर मुझे अपनी इमेज की चिंता ना होती तो मैं खुद इसे पीटता। इस बीच लिंगयुन सेक्ट में सब लोग इकट्ठा थे। वो लोग आने वाले बड़े कंपटीशन की बात कर रहे थे। उनके पास अच्छे यंग डिसिपल्स नहीं थे, जिससे उनका सेक्ट पीछे छूट रहा था। सेक्ट लीडर चेनफेंग ने कहा कि ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसमें परफॉर्म करना ही होगा, लेकिन रूल के मुताबिक सिर्फ यंग डिसाइपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही डिसाइपल था जो थोड़ा स्ट्रांग था। तभी चेनफिंग को याद आया और उसने पूछा, क्या हाल ही में आसपास कोई नई न्यूज मिली है? एक एल्डर ने बताया कि लिन फैमिली खत्म हो गई है और उनकी बेटी भाग गई है। इसके अलावा पास के पहाड़ों में किसी ने नया ब्रेक थ्रू किया है। चेन फेंक की आंखों में उम्मीद जगी। शायद किसी नए लड़के को कोई सीक्रेट पावर मिली है। अगर हम उसे अपने सेक्ट की तरफ से खिलाएं तो हमारा काम बन जाएगा। किसी ने पूछा, अगर उसका पहले से कोई सेक्ट हुआ तो? चेनफेंग ने कहा, अगर बड़ा सेक्ट हुआ तो छोड़ देंगे और अगर कोई छोटा मोटा सेक्ट हुआ तो उसे खत्म करके उस लड़के को अपने साथ ले आएंगे। उधर इमोर्टल सेक्ट में उस बंदे ने अपने 10,000 पॉइंट्स यूज करके 10 स्पिन किए। उसे बहुत सारी पावर और स्किल्स मिली। उसने तुरंत वो सारी पावर खुद में ट्रांसफर कर ली। उसके शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसने अपनी नई स्किल्स यूज की। आसमान में बहुत सारी तलवारें चमकी और उसने याओ युए की स्किल भी ट्राई की। वो खुद पर प्राउड फील करने लगा। अब से मैं ही इस सेक्ट की पहचान हूं। तभी लिंगयुन सेक्ट का ग्रेट एल्डर वहां पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसने मजाक उड़ाया, इस छोटी सी झोपड़ी का नाम इमोर्टल सेक्ट है, क्या बकवास है। तभी झोपड़ी से एक बड़ा मुक्का बाहर आया और सीधे उस एल्डर को लगा। वो उड़कर पत्थरों में जा गिरा। उसके सामने दो लोग खड़े थे। लिंगयुन सेक्ट का बंदा हमारे दरवाजे पर आकर बकवास कैसे कर सकता है? ग्रेट एल्डर डर गया। इस बेकार सी जगह पर इतने स्ट्रांग लोग कैसे हैं? लेकिन उस बंदे ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। उसने पत्थरों से उस एल्डर को बांध दिया और बोला, बुड्ढे सच सच बता तू यहाँ क्यों आया है, वरना यही तेरी कब्र बन जाएगी। अपनी जान खतरे में देखकर ग्रेट एल्डर बोला, मैं लिंगयुन सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूँ। मैं यहाँ उस नए ब्रेक थ्रू करने वाले बंदे को ढूंढने आया था। उस आदमी ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम ज्वानजांग मिरर की वाइब्स क्यों सर्च कर रहे हो? लिंगयुन सेक्ट के बड़े एल्डर ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। डेमन कॉन्फ्रेंस जल्द ही होने वाली है और हमारे लिंगयुन सेक्ट में कोई भी ज्वानजांग मिरर का डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही टैलेंटेड डिसिप्लिन को ढूंढकर सेक्ट में वापस ले जा सकते हैं। डेमन कॉन्फ्रेंस 1000 साल पहले के जुआनजांग डेमन को दबाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स की जाती है। क्योंकि जुआनजांग डेमन की पावर बहुत ही डरावनी है और उसके पास प्योर डेमन एनर्जी है, इसलिए सील होने के बाद भी उससे डेमन एनर्जी लीक होती रहती है। डेमन एनर्जी के इन्फेक्शन की वजह से अनगिनत मॉन्स्टर्स डेमोनिक स्टेट में चले गए हैं। इसीलिए ग्रेट सन एम्पायर ने एम्पायर के सभी पावरफुल लोगों को ऑर्गेनाइज किया है ताकि वो हर 10 साल में जाकर उन इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकें। लेकिन इस बार ग्रेट सन एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि सिर्फ यंग जनरेशन के डिसिप्लिन ही इसमें जा सकते हैं, इसलिए हमारे सेक्ट ने बाहर से टैलेंटेड लोगों की तलाश शुरू कर दी। ये सुनकर वो आदमी बस चुपचाप देखने लगा। तुम्हारा सेक्ट सच में बहुत चालाक है। इतने सारे लोगों के बीच तुमने एक ही नजर में डेमन कॉन्फ्रेंस के मेन टारगेट को चुन लिया। तभी ज्वानजांग डेमन ने अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज की। ये डेमन कॉन्फ्रेंस तो स्पेशली मेरे लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है। वो आदमी अब थोड़ा क्यूरियस हो गया। वो हर साल तुम्हें मारने आते हैं तो तुम सील से बाहर कैसे निकल पाए? ज्वानजांग डेमन ने प्राउड होकर कहा, मैंने खुद एक क्लोन टेक्निक बनाई है। अब जो सील में बंद है वो बस मेरा एक क्लोन ही तो है। अचानक उस आदमी को एक बात याद आई, ये डेमन कॉन्फ्रेंस सिर्फ यंग जनरेशन के डिसिप्लिन को ही एंट्री देती है। शायद मैं इस डेमन कॉन्फ्रेंस का यूज करके अपना डिसिप्लिन बनाने का टास्क पूरा कर सकता हूँ। अगले ही मोमेंट उसने सीधे एल्डर से पूछा कि डेमन कॉन्फ्रेंस में अभी कितना टाइम बाकी है। ये जानने के बाद कि 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, उस आदमी ने जल्दी से प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी नीचे पड़े बड़े एल्डर ने कहा, सर आपने जो जानना था जान लिया, अब क्या आप मुझे जाने देंगे? उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। अगर तुम्हें यंग जनरेशन का कोई ज्वानजांग एक्सपर्ट मिल जाता तो तुम क्या करते? फिर उसने अपनी पावरफुल एनर्जी सीधे नीचे खड़े एल्डर की तरफ छोड़ दी। वो एल्डर कांपते हुए बोला, उसे सेक्ट में वापस ले जाते। अगर वो किसी छोटे सेक्ट का होता तो उसके सेक्ट को खत्म कर देते ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनते ही उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे खड़े जुआनजांग डेमन को ऑर्डर दिया, इसे मार डालो। अगले ही मोमेंट जुआनजांग डेमन का ब्लड हैंड टाइट हुआ और वो सीधे खून के धुएं में बदल गया। पूरे टाइम उस आदमी के साथ रहे जुआनजांग ने भी कहा, इस ग्रेट सन एम्पायर के बड़े सेक्ट का बिहेवियर तो मुझसे भी ज्यादा डेमोनिक है। जब सेक्ट मास्टर ने उनसे दुश्मनी ले ही ली है तो क्यों ना सीधे उनके सेक्ट पर अटैक कर दिया जाए। ये सुनकर वो आदमी भी मान गया। अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर देखते हैं। इसी बीच चैंगलिंग मैनर में चांगलिंग लॉर्ड लिन त्यानक्सियोंग थोड़े कंफ्यूज थे। ओल्ड वांग यूनी को बाहर गए इतना टाइम हो गया है, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया?
वो बस लिन फैमिली के उस बचे हुए बंदे को मारने ही तो गया था, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओल्ड वांग अभी जवाब देने ही वाले थे कि उनकी जेब में मौजूद मैसेज स्पेल अचानक वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर ओल्ड वैंग स्माइल करते हुए बोले, लगता है यंग मास्टर यूनी को लगा होगा कि आप वेट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही मैसेज भेज दिया। लेकिन जब उन्होंने मैसेज स्पेल खोला तो वो सीधे वहीं सुन्न हो गए। फिर वो कांपते हुए बोले, सर, यंग मास्टर यूनी की मौत हो चुकी है। एक ही मोमेंट में लिन त्यानक्सियोन की बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बाहर निकली। उसी वक्त ग्रेट सन एम्पायर के अंदर से अचानक एक डरावनी एनर्जी रिलीज हुई। पलक झपकते ही अनगिनत सैनिक तेजी से सिटी से बाहर की तरफ बढ़ने लगे और उनको लीड कर रहे थे चांगलिंग लॉर्ड लिन त्यानक्सियोंग। इतनी बड़ी आर्मी को सिटी के गेट पर देखकर रॉयल गार्ड्स के कमांडर ली किंगचेन तुरंत सामने आए। चांगलिंग लॉर्ड लिन त्यानक्सियोन, तुम बिना परमिशन के चांगलिंग आर्मी को कैपिटल से बाहर ले जा रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा क्राइम है? तब लिन त्यानक्सियोन ने अपना चेहरा ढक लिया और दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे महामहिम के ट्रस्ट को तोड़ीचने का अफसोस है, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को जिंग्याओ माउंटेन में मार दिया गया है। मुझे उसका बदला लेना ही होगा। बदला लेने के बाद मैं खुद महामहिम के सामने घुटने टेककर माफी मांगूंगा। ये सुनकर ली किंगचेन चौंक गए। लिन युन इतोलिन तियानक्सियोन की इकलौती कमजोरी था। पता नहीं किसकी इतनी हिम्मत हो गई। अगले ही मोमेंट उन्हें एक डरावनी एनर्जी का एहसास हुआ। मुझे यूनी का बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। ली किंगचेन, मुझे तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर मत करो। तभी पीछे पैलेस से एक आवाज आई, उन्हें जाने दो। उसके बेटे की मौत ने चांगलिंग लॉर्ड का माइंड खराब कर दिया है, इसलिए उसे ये गलती हुई है। सब कुछ निपटाने के बाद सीधे आकर मुझसे मिलना। ली किंगचेन, जो पहले से ही थोड़ा डरे हुए थे, उन्होंने सीधे रास्ता दे दिया। तुम जाओ और वापस आने के बाद सीधे राजा के पास जाकर अपनी सजा स्वीकार करो। ये सुनकर लिन त्यानक्सियोंग भी गुस्सा नहीं हुए और पीछे मुड़कर देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महामहिम, त्यानक्सियोंग से गलती हुई है। अपने बेटे का बदला लेने के बाद मैं राजा के सामने आऊंगा, फिर आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। इसके बाद वो अपनी बड़ी आर्मी को लेकर पूरे एटीट्यूड के साथ कैपिटल से निकल गए। इस विशाल आर्मी को देखकर ली किंगचेन बस सांस भरकर रह गए। लगता है अब एक भयानक तबाही आने वाली है। दूसरी तरफ वो आदमी पहले ही जिंग्याओ माउंटेन छोड़कर लिंगयुन सेक्ट की तरफ निकल चुका था। उसके साथ येहुआ पैलेस की प्रिंसेस याओयुए भी थी। लिंगयुन सेक्ट पहुंचते ही उस आदमी ने देखा कि कुछ लोग मिलकर एक बंदे को पीट रहे थे और वो बंदा पता नहीं कैसे उस यंग मास्टर को परेशान कर बैठा था। वो अजीब सा दिखने वाला यंग मास्टर तब बोला, मैंने तुम्हें हैंडसम समझकर ये किस देने की कोशिश की और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर हटने की? बताओ, क्या तुम पिटना चाहते हो? ये अजीब बंदा कोई और नहीं बल्कि लिंगयुन सेक्ट का यंग मास्टर चेन शिंग था। इस बीच चेन शिंग के 3 चेले मन ही मन राहत की सांस ले रहे थे। भगवान का शुक्र है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना बदसूरत बनाया, वरना आज हमारी भी बैंड बज जाती। चेन शिंग अभी भी जमीन पर पड़े बंधे को चाबुक से मारे जा रहा था। नौकर तो आखिर नौकर ही होता है। थोड़े से कोड़ों में ही हालत खराब हो गई। सच में एकदम बेकार और यूजलेस है। ये सीन देखकर उस आदमी को भी समझ आ गया कि इस सेक्ट का बॉस ही जब खराब है तो बाकी लोग भी वैसे ही होंगे। ऐसे अजीब यंग मास्टर को ही तैयार किया है। अचानक सिस्टम ने नोटिफाई किया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक सुपर जीनियस मिला है। ये सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। सिस्टम, तुम जिस सुपर जीनियस की बात कर रहे हो, कहीं वो ये तो नहीं? सिस्टम ने फिर से कहा, लिंगयुन सेक्ट का सुपर जीनियस वही नौकर है जिसे वो यंग मास्टर परेशान कर रहा है। ये आंसर देखकर उस आदमी को भी बहुत अजीब लगा। एक सुपर जीनियस को कोई इस तरह कैसे पीट सकता है? फिर वो बिना किसी डर के आसमान से नीचे उतरा और चिल्लाया, उस मासूम लड़के को छोड़ दो। ये सुनकर सामने खड़ा चेन शिंग गुस्से में आ गया। किस बेवकूफ की हिम्मत हुई मुझे किस करने से रोकने की? लेकिन जब उसने मुड़कर उस आदमी का चेहरा देखा तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, आज तो ये किस इसी हैंडसम लड़के को मिलेगी। ये देखकर वो आदमी तुरंत चिल्लाया, याओयुए, इसके जहर का इलाज करो। पलक झपकते ही येहुआ पैलेस की प्रिंसेस याओयुए उस आदमी के सामने आ खड़ी हुई और उसकी बॉडी से बहुत ही ठंडी एनर्जी निकलने लगी। दूसरी तरफ चेन शिंग के चेलों को अंदाजा भी नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। उनके चेहरों पर ठरकियों जैसा इंप्रेशन था, लेकिन चेन शिंग इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। मेरी परमिशन के बिना कोई मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं दिख सकता। तुम लोग जाकर इस लड़की को पकड़ लो, मैं इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगले ही मोमेंट वो चेले याओयुए की तरफ लपके। वो अभी भी बकवास किए जा रहे थे, ब्यूटी, अगर तुम हमारे हाथ लग गई तो ये तुम्हारी किस्मत होगी, क्योंकि हम तुम्हारी खूबसूरती का एक एक बिट एंजॉय करेंगे। जब तुम भाग ही नहीं सकती तो क्यों ना हम भाइयों को थोड़ा खुश कर दो। ये देखकर उस आदमी ने भी उनके ओवर कॉन्फिडेंस की तारीफ की। सेक्ट मास्टर होने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई याओयुए से फ्लर्ट करने की, और ये लोग सच में अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं। सामने खड़ी याओयुए ने अपनी उंगली से उस चेले को टच किया जो उसके पास आया था। अगले ही मोमेंट
उसका पूरा चेहरा बर्फ से ढक गया। फिर उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और न केवल आसपास के लोग बर्फ में जम गए, बल्कि एक ही पल में उनके सिर भी धड़ से अलग हो गए। जमीन पर बस बिना सिर की लाशें पड़ी रह गईं। चेन शिंग डर के मारे वहीं खड़ा रह गया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंग्युन सेक्ट के डिसिप्लिन को मारने की? उसकी बात पूरी होने से पहले ही याओ युए उसके सामने आ गई और उसका मुंह बंद कर दिया। वो तो बस तुम्हारे साथ मरने वाले हैं। पलक झपकते ही उसके चेहरे पर भी बर्फ जमने लगी। लेकिन तभी एक हाथ अचानक चेन शिंग के सामने आया और उसने हमला रोक दिया। ये वही सुपर जीनियस था जिसे थोड़ी देर पहले सब पीट रहे थे। ये देखकर वो आदमी भी हैरान रह गया। इसने याओ युए के अटैक को रोक दिया। याओ युए भी उसे देखकर कंफ्यूज हो गई। इसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, फिर भी तुम इसे बचा रहे हो। किसी को अपनी जान बचाते देखकर चेन शिंग का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ली हे, जल्दी से इन्हें मार डालो, मैं तुम्हें 10 परफ्यूम बैग्स दूंगा। अगले ही मोमेंट ली हे ने सीधे चेन शिंग की गर्दन पकड़ ली। फिर उसने चेन शिंग को हवा में उठाया और उसे जान से मारने ही वाला था। चेन शिंग अभी भी चिल्ला रहा था, ली हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन ली हे का चेहरा एकदम ठंडा था। मैं तुम्हें कल तक जिंदा रखना चाहता था, लेकिन तुम खुद ही मरने पर तुले हुए थे, ताकि तुम किसी और के हाथों ना मरो और मुझे बाद में अफसोस ना हो। इसलिए मुझे ही तुम्हें मारना पड़ेगा। अगले ही पल उसने सीधे चेन शिंग की गर्दन मरोड़ दी और उसकी लाश को ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया। वो आदमी ये सब देखकर समझ गया कि ये बंदा सच में बहुत अजीब है। लगता है ये सुपर जीनियस जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। जब उसने देखा कि लीहे ने अचानक से लिंग्युन सेक्ट के यंग मास्टर को मार दिया, तो उस आदमी को एहसास हुआ कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, ये लीहे सुपर जीनियस क्यों कहलाता है? लेकिन तभी सिस्टम ने मैसेज दिया, लीहे की हिस्ट्री चेक करने के लिए 1000 सेक्ट पॉइंट्स लगेंगे। ये देखकर वो आदमी शिकायत करने लगा, ये सिस्टम दिन ब दिन और लालची होता जा रहा है, इतने सारे पॉइंट्स मांग रहा है। लेकिन कोई ऑप्शन न होने पर उसने ओके कर दिया। सिस्टम ने तुरंत लीहे की डिटेल्स निकाली। लीहे का असली नाम ली चांगोंग है और वो जुआन एम्परर रियल्म के टॉप लेवल का एक्सपर्ट था। सिस्टम ने तुरंत रीजन दिया, लीहे अपने रीइंकार्नेशन का सीक्रेट छिपाना चाहता था। लेकिन जिसने भी उसे परेशान किया वो अगले ही दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और पूरे लिंग्युन सेक्ट को भनक तक नहीं लगी। ये डिटेल्स मिलने के बाद उस आदमी को समझ आ गया कि ली हे सच में एक डेंजरस बंदा है और रीइंकार्नेशन के सिर्फ 1 साल के अंदर ही उसकी कल्टीवेशन इतनी बढ़ चुकी थी। पास्ट में ली हे जुआन एम्परर रियल्म के टॉप लेवल तक पहुंच चुका था। अब उसकी कैपेसिटी और बढ़ गई है, उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट है। कोई वंडर नहीं कि सिस्टम ने उसे सुपर जीनियस कहा है। लगता है सिर्फ हमारा डिवाइन इमम मर्टल सेक्ट ही इसे हैंडल कर सकता है। तब उस आदमी ने सीधे सामने वाले से कहा, तुमने अभी अभी लिंग्युन सेक्ट के यंग मास्टर को मारा है, अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी पूरी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ। ये सुनकर ली हे के आसपास अचानक एक डरावनी एनर्जी रिलीज हुई। तुम्हारी क्या औकात है? वो आदमी बिना किसी टेंशन के आराम से बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी हिस्ट्री पता है, ली चांगोंग। ये सुनकर ली हे को भी समझ आ गया कि सामने वाला बंदा कोई आम इंसान नहीं है। इस लिंग्युन सेक्ट या पूरे झिंग्याओ माउंटेन के आसपास कोई भी जुआन हुआंग रियल्म का एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन अब ऐसा एक्सपर्ट इस बंदे के सामने इतने रिस्पेक्ट के साथ खड़ा था और ये बंदा मेरे प्रति कोई दुश्मनी भी नहीं दिखा रहा है, तो पहले इसकी बैकग्राउंड चेक कर लेनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं अपना वो सीक्रेट कार्ड यूज कर लूंगा। इसके बाद उसने स्माइल करते हुए हाँ कह दिया। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे चेन शिंग को हाथ लगाने की? फिर लिंग्युन सेक्ट का मास्टर कांपते हुए मुड़ा और घुटनों के बल बैठकर चैन शिंग का सिर उठा लिया। अगली ही मोमेंट अपनी आंखों में आंसू लिए उसने याओ युए की तरफ देखा। जिन लिंग्युन 3 अगली को मैंने शिंगेर की प्रोटेक्शन के लिए भेजा था, उन्हें तुमने ही मारा है ना? तो शिंगेर को मारने वाली भी तुम ही होगी। अगर ऐसा है तो तुम यहां से जिंदा बाहर जाने का सोचना भी मत। वो आदमी तुरंत सामने आया। क्यों? तुम एक के बदले एक जान लेना चाहते हो? तभी चेन फेंक पागलों की तरह चिल्लाया, हाँ, जब तक वो मुझे एक और बेटा नहीं दे देती तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा। ये सुनकर वो आदमी मन ही मन बोलने लगा, मुझे लगा था कि ये सच में अपने बेटे से प्यार करता है, लेकिन ये तो बस एक ठरकी बूढ़ा निकला जो केवल खूबसूरती का भूखा है। ऐसी बातें सुनकर याओ युए से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत आगे बढ़ी। अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। तभी लिंग्युन सेक्ट का मास्टर चेन फेंक धीरे धीरे याओ युए के पास आया। मैं बहुत ही दयालु इंसान हूँ, इसलिए माहौल खराब ना हो, इसके लिए मैं एक पंच मारूंगा और देखूंगा कि क्या तुम उसे डॉज कर पाती हो या नहीं। अगर तुम बच गई तो मैं इसे अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर तुम न बच पाई तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। ये सुनकर याओ युए बिना कुछ बोले उस बेशर्म बूढ़े को घूरने लगी। चेन फेंग ने देखा कि याओ युए ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उसने खुद ही मान लिया, ठीक है, अगर तुम चुप हो तो मैं इसे तुम्हारी हाँ मानता हूं। फिर उसके हाथ में एयर करंट्स जमा होने लगी और वो हवा उसके हाथ के चारों तरफ घूमने लगी। काफी देर तक पावर इकट्ठा करने के बाद चेन फेंग ने अचानक एक पंच मारा। हाथ की हवा एक बड़े पाम में बदल गई और सीधे याओ युए की तरफ बढ़ने लगी और याओ युए
वहीं बिना हिले डुले खड़ी रही। फिर चेन फेंक का मारा हुआ पाम स्लो हो गया और एक डरावनी हवा ने याओ युए को पूरी तरह घेर लिया। अगले ही पल आसमान से खून की एक बूंद गिरी। देखते ही देखते आसमान से खून की बारिश होने लगी। बारिश रुकने के बाद जमीन पर खून का एक बड़ा पाम प्रिंट बन गया। ये देखकर लिंग युन सेक्ट के लोग अपनी ही तारीफ करने लगे। हमारे सेक्ट मास्टर का क्या कमाल का अटैक है, इसे कहते हैं लिंग युन रेन नीडल। दुश्मन को पाम के अंदर फंसाकर उसकी सारी नसें निचोड़ दी। तो सेक्ट मास्टर का वो नाटक सिर्फ इसे एक ही झटके में खत्म करने के लिए था। लेकिन सेक्ट मास्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कम से कम मारने से पहले थोड़ा एंजॉय तो कर लेते। चेन फेंग का चेहरा एकदम ठंडा था। खूबसूरत लड़की हुई तो क्या हुआ, मेरे बेटे को मारने वाले की सजा सिर्फ मौत है। पास खड़े लीहे को बहुत अचरज हुआ। तुमने उसे चेन फेंक के हाथों मरते हुए ऐसे ही देख लिया? पर वो आदमी एकदम शांत था। तुम्हें कहां से लगा कि वो मर गई है? अचानक लिंग्यून सेक्ट का एक एल्डर चिल्लाया, सेक्ट मास्टर, आसमान से जो लाश गिरी है वो तो हमारे लिंग्यून सेक्ट के बंदे की है। ये देखकर चेन फेंक हैरान रह गया। इम्पॉसिबल! तो फिर वो लड़की कहाँ गई? तभी याओ युए अचानक चेन फेंक के ऊपर आ खड़ी हुई। तुमने जो पंच मारा था उससे मैं बच चुकी हूँ। अब मेरी बारी है। देखते हैं तुम मेरे इस पंच से बच पाते हो या नहीं। इस वक्त चेन फेंक को यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी पावरफुल हो सकती हो। अचानक याओ युए की पूरी बॉडी से भयानक आइस पावर निकलने लगी। अगले ही मोमेंट अनगिनत नुकीले आइस स्पाइक्स सीधे चेन फेंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर चेन फेंग को जल्दी से अपना पाम उठाकर याओ युए का सामना करना पड़ा। लेकिन चेन फेंग की इतनी कम कल्टीवेशन याओ युए के अटैक के सामने कुछ भी नहीं थी। उसके डिफेंस को याओ युए ने आसानी से तोड़ दिया। अनगिनत आइस स्पाइक्स उसके करीब आते गए और अचानक उन स्पाइक्स ने उसे पूरी तरह से छेद कर पोराक्यूपाइन बना दिया। जब याओ युए ने चेन फेंग को मार दिया तो वो चेन फेंग के पीछे आकर खड़ी हो गई। इस सीन ने लिंग्यून सेक्ट के सभी लोगों की हालत खराब कर दी। सेक्ट मास्टर ऐसे ही मर गए? सेक्ट मास्टर तो रू इमेजरी रियल्म के टॉप एक्सपर्ट थे। उस खूबसूरत लड़की ने एक ही झटके में उन्हें मार दिया। तभी उस आदमी ने तुरंत आवाज लगाई, मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर अनाउंस करता हूं कि लिंग्यून सेक्ट को अभी के अभी खत्म किया जाता है। फिर वो हवा में उड़ गया। आज के बाद दुनिया में कोई लिंग्यून सेक्ट नहीं रहेगा। उन दोनों को जाते देखकर लिंग्यून सेक्ट के लोगों ने राहत की सांस ली। आखिरकार वो मॉन्स्टर चला गया। लेकिन क्या उसे लगता है कि कुछ धमकियों से लिंग्यून सेक्ट खत्म हो जाएगा? अब जब सेक्ट मास्टर और यंग सेक्ट मास्टर दोनों मर चुके हैं तो लिंग्यून सेक्ट को बचाए रखने के लिए हमें जल्दी से अगला सेक्ट मास्टर चुनना होगा। लेकिन पास खड़े एल्डर बाई ने कांपते हुए अपना सिर उठाया। अब लिंग्यून सेक्ट का कोई नया मास्टर नहीं होगा। जब सेक्ट ही नहीं रहेगा तो सेक्ट मास्टर कहां से आएगा? तभी आसमान में एक बहुत बड़ा आइस बॉल दिखाई दिया जो सीधे लिंग्यून सेक्ट की तरफ गिर रहा था। पलक झपकते ही उस आइस बॉल ने पूरे लिंग्यून सेक्ट को तबाह करके राख में मिला दिया। बर्फ के उड़ते हुए टुकड़ों ने लिंग्यून सेक्ट के एल्डर्स की हालत खराब कर दी। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाई और उस मलबे को देखा तो वो रोने लगे। लिंग्यून सेक्ट सच में पूरी तरह बर्बाद हो गया। अचानक आसमान से एक रोबदार आवाज आई, चेन फेंग कहाँ है? इस आवाज ने लिंग्यून सेक्ट के एल्डर्स को इतना डरा दिया कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। क्या वो मॉन्स्टर फिर से वापस आ गया? तभी किरण पर सवार एक पावरफुल बूढ़ा उनके सामने आया। उसके पीछे एम्पायर की लाखों की आर्मी खड़ी थी। ये देखकर कि वो पिछला मॉन्स्टर नहीं था, उसने राहत की सांस ली। शुक्र है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, वरना हमारी जान चली जाती। उस बूढ़े ने एटीट्यूड के साथ नीचे खड़े इंसान को देखा, यानी लिंग्यून सेक्ट के चेन फेंग को। और लिंग्यून सेक्ट का वो एल्डर आज की घटनाओं से इतना डर चुका था कि उसने तुरंत सब बता दिया। नहीं, हमारे लिंग्यून सेक्ट के मास्टर चेन फेंग पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर चांगलिंग लॉर्ड ने सीधे पूछा, मैं ग्रेट सन एम्पायर का चांगलिंग लॉर्ड हूँ, क्या तुम्हें पता है कि मेरे बेटे लिन यूनी को किसने मारा है? ये देखकर एल्डर उस हिम्मत वाले बंदे से डर गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लॉर्ड, मुझे पता है कि आपके बेटे को किसने मारा है। जिसने यंग लॉर्ड यूने को मारा उसी ने हमारे लिंग्यून सेक्ट के मास्टर को भी मारा है। ये सुनकर चांगलिंग लॉर्ड गुस्से से पागल हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? उस एल्डर ने आगे कहा, जिसने यंग लॉर्ड को मारा वो खुद को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर बताता है। जब उस आदमी ने लिंग्यून सेक्ट के लोगों को ठिकाने लगा दिया तो वो तुरंत लीहे को लेकर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट वापस आ गया। इस समय वो जुआनजांग डेमन, जो कभी हर तरफ अपना डर फैलाता था, अब डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का गेट कीपर बन चुका था। जैसे ही उसने उस आदमी को वापस आते देखा वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। सेक्ट मास्टर का लिंग्यून सेक्ट को खत्म करके वापस आने पर वेलकम है। तभी ली हे भी सभी के सामने आया। उस आदमी ने तुरंत मुड़कर ली हे से पूछा, तुमने क्या सोचा? क्या तुम हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? ली हे ने उस फूस की झोपड़ी को देखा और डिसअपॉइंटेड होकर बोला, भले ही मेरे पिछले जन्म में जुआन एम्परर रियल्म के टॉप एक्सपर्ट्स का बनाया सेक्ट भी खुद को इमोर्टल नहीं कह सका, और इस छोटे से गांव का सेक्ट ऐसा नाम रखने की हिम्मत कर रहा है,
ये सच में बेवकूफी है। उसने सीधे ताना मारते हुए जवाब दिया, एक छोटे पक्षी को बड़े पक्षी की सोच का क्या पता। आपके साथ आना बस मेरा टाइम वेस्ट करना था। ये सुनकर जुआनजांग डेमन को बहुत गुस्सा आया। लड़के, मैं तुम्हें सेक्ट मास्टर से तमीज से बात करने की सलाह देता हूँ। फिर उसने अपनी पूरी पावर के साथ ली हे पर अटैक कर दिया। उस आदमी ने सही टाइम देखकर कहा, भले ही तुम अपने पिछले जन्म में जुआन एम्परर रियल्म के टॉप पर थे, लेकिन अभी तुम सिर्फ रू इमेजरी रियल्म में हो। यहाँ फाइट करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर जुआन जांग डेमन ने तुरंत ली हे को छोड़ दिया। जुआन एम्परर रियल्म के टॉप एक्सपर्ट का रीइंकार्नेशन, भले ही मैं अपनी फुल पावर में होता, तब भी ऐसे बंदे के सामने मैं एक चींटी की तरह होता, बिना किसी डिफेंस के। तभी उस आदमी ने अचानक अपनी जेब से डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का टोकन निकाला। तुम्हें रिजेक्ट करने की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। हमारे सेक्ट के अंदर घूमकर देखने के बाद अपना फैसला देना। फिर उस आदमी ने जुआनजांग को सेक्ट की रखवाली करने को कहा और बाकी लोगों को लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। सेक्ट के अंदर एंटर करते ही ली हे सीन देखकर हैरान रह गया। ये अंदर से इतना बड़ा है। भले ही मैं अपने पिछले जन्म में एक छोटा वर्ल्ड बना सकता था, लेकिन मैं इतना बड़ा और परफेक्ट वर्ल्ड कभी नहीं बना पाया। इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ने इमोर्टल नाम रखा है, तो मुझे देखना होगा कि इसमें क्या सीक्रेट्स हैं। फिर वो उस आदमी के साथ सेक्ट के मेन हॉल में आया। तब उस आदमी ने प्राउड होकर कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक ट्रेजर है, लेकिन मेरी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा एक ही मोटो है, तुम्हें डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में शामिल करना। ली हे ने उस आदमी को इग्नोर करते हुए देखा, अगर मैं शामिल ना हूं तो क्या होगा। उस आदमी ने सीधे छुटकी बजाई, एल्डर्स अपनी सीट्स लीजिए। पलक झपकते ही दो स्वॉर्ड इमोर्टल्स हॉल में दिखाई दिए। ये देखकर लीहे कंफ्यूज हो गया, क्या तुम मुझे ज्वाइन कराने के लिए अपनी मेजोरिटी का यूज कर रहे हो? उस ट्रेजर को अपने कार्ड की तरह यूज करके भले ही 3 जॉन हुआंग रियल्म के एक्सपर्ट्स मिलकर मुझ पर अटैक करें, फिर भी मैं सेफली निकल सकता हूं। तभी हॉल में एक डरावनी एनर्जी दिखाई दी, जिसने दोनों स्वॉर्ड इमोर्टल्स को भी शॉक कर दिया। फिर वो आवाज आई, अगर 4 जुआन हुआंग रियल्म के एक्सपर्ट्स मिल जाएं तो क्या होगा? और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वो आदमी था जिसने अभी अभी स्वॉर्ड डेमन यान शिसांग को समन किया था। उसे देखकर ली हे थोड़ा शॉक हुआ। जुआन हुआंग रियल्म का टॉप एक्सपर्ट, लेकिन सेक्ट मास्टर होने के बाद भी तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ जुआन हुआंग रियल्म की ही है। क्या तुम सच में सेक्ट मास्टर बनने के लायक हो? ये सुनकर यान शिसांग ने अपनी तलवार निकाली। लगता है कि फेटल 15 स्वॉर्ड्स को फिर से यूज करने का टाइम आ गया है। उस आदमी ने यान शिसांग को रोका, एल्डर यान, थोड़ा शांत रहिए। क्या ये सिर्फ जुआन हुआंग रियल्म का टॉप लेवल नहीं है? जब भी मैं चाहूं मैं इसे पा सकता हूं। अगले ही मोमेंट उसने सीधे सिस्टम को समन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी 40,000 सेक्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे। इस बार मैं इन्हें अच्छे से यूज कर सकता हूं। जब ली हे ने उस आदमी पर शक किया तो उस आदमी ने सीधे सिस्टम को समन किया और वहीं ड्रॉ करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उस आदमी को अनगिनत एबिलिटीज, स्किल्स और समन किए गए एक्सपर्ट्स की पावर मिल गई। ये देखकर उस आदमी ने सबसे पहले यान शिसांग की 1/10 कल्टीवेशन खुद पर अप्लाई की। पलक झपकते ही उस आदमी के चारों तरफ पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट हुई। अगले ही मोमेंट उस आदमी ने अपनी कल्टीवेशन को सीधे जुआन हुआंग रियल्म के टॉप लेवल तक बढ़ा लिया। ये देखकर ली हे हैरान रह गया। क्या वो पहले सिर्फ मार्क्विस रियल्म में नहीं था? क्या वो अपनी असली कल्टीवेशन छिपा रहा था, या वो सच में एक ही मोमेंट में जुआन हुआंग रियल्म के टॉप पर पहुंच गया? अब वो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ देखने लगा। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या है? ली हे को अभी भी उस आदमी पर भरोसा नहीं था। भले ही आपके डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में 4 जुआन हुआंग एक्सपर्ट्स हों, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके साथ आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। उस आदमी ने फिर कहा, नहीं, तुम एक और जुआन हुआंग एक्सपर्ट को भूल रहे हो। हमारे एल्डर ये भी एक जुआन हुआंग है। लीहे ने उस आदमी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, उसकी कल्टीवेशन अभी सिर्फ मार्क्विस रियल्म की है। उस आदमी ने हाथ हिलाया, अभी भले ही है लेकिन जल्द ही नहीं रहेगी। आज मैं तुम्हें अपने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की डिस्टेंट एम्पावरमेंट स्किल दिखाऊंगा। लीहे ने ताना मारा, भले ही मेरे पिछले जन्म में जुआन एम्परर रियल्म की कल्टीवेशन थी, फिर भी मैं ऐसा डिस्टेंट एम्पावरमेंट नहीं कर सकता था। जो तुम नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। उस आदमी ने मन ही मन सोचा, इस बार मुझे एटीट्यूड दिखाना ही पड़ेगा, वरना इस डिसिप्लिन को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने सीधे सिस्टम को स्विच किया और बाकी कल्टीवेशन ये गुचिंग पर अप्लाई कर दी। पलक झपकते ही अनगिनत एनर्जी ये गुचिंग की बॉडी में जाने लगी। देखते ही देखते ये गुचिंग की बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगी, यहाँ तक कि मौसम भी बदलने लगा। सब खत्म होने के बाद ये गुचिंग की कल्टीवेशन जुआन हुआंग रियल्म के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी। अपनी कल्टीवेशन बढ़ती देखकर ये गुचिंग ने तुरंत उस आदमी को थैंक्स कहा और शिमैन चुइक्सुए ने भी इस पर कांग्रेचुलेट किया। ये सब सेक्ट मास्टर की वजह से है। ये देखकर ली हे गहरे डाउट में पड़ गया। उसने सच में उस एल्डर ये की कल्टीवेशन को जुआन हुआंग रियल्म में बढ़ाने में हेल्प की। उस आदमी ने अब जुआन हुआंग रियल्म की टॉप पावर रिलीज कर दी थी। 4 एल्डर्स और मुझे मिलाकर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में 5 जुआन हुआंग एक्सपर्ट्स हैं। अब अगर तुम आर पार की फाइट भी चाहो
तब भी नहीं कर पाओगे। बताओ, हमारे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी पावर वापस दिला सकता हूँ या उससे भी आगे ले जा सकता हूँ। ये देखकर ली हे ने थोड़ा सोचा और तुरंत मान गया। मैं आपके डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में सिर्फ 10 साल के लिए ज्वाइन करूंगा। 10 साल बाद मैं चला जाऊंगा और आप मेरे ट्रेजर का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। ये सुनकर उस आदमी ने तुरंत हाँ कर दी और सीधे लीहे से उसका सारा पैसा मांग लिया। जब लीहे ने सारा पैसा उस आदमी को दे दिया तो सिस्टम ने तुरंत नोटिफाई किया, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक सुपर जीनियस मिला है। रिवॉर्ड 30,000 सेक्ट पॉइंट्स, एक रैंडम समन चांस। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। रीइंकार्नेटेड जुआन एम्परर से पंगा लेने का रिस्क बेकार नहीं गया। इस रिवॉर्ड ने साबित कर दिया कि बड़ा रिस्क यानी बड़ा फायदा। इसी बीच चांगलिंग लॉर्ड और बाकी लोग काफी ढूंढने के बाद आखिरकार झिंग्याओ माउंटेन पहुंच गए। इस समय एक ताओइस्ट साधु के गेटअप में एक यंग बंदा माउंटेन में चल रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा भालू सीधे उसकी तरफ झपटा, लेकिन वो यंग बंदा बिल्कुल नहीं डरा। आसमान में इतना अंधेरा हो गया जैसे बादल छा गए हों। अचानक उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो आसमान में छाया अंधेरा उस भालू का नहीं बल्कि तीरों की बारिश थी। उसने देखा कि आसमान से अनगिनत तीर गिर रहे थे और सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। जब तीर गिरे तो जो भालू अभी बहुत डेंजरस लग रहा था वो तीरों से बिंध गया, और वो तीर चलाने वाले लोग कोई और नहीं, चांगलिंग लॉर्ड की आर्मी थी। उस समय चांगलिंग लॉर्ड ने ठंडे एक्सप्रेशन के साथ तीरों से ढके उस एरिया को देखा। अचानक वो तीर से बिंधा भालू कांपने लगा और फिर सीधे खड़ा हो गया। जब सीन बदला तो उस भालू को उठाने वाला बंदा वही यंग लड़का था। ये देखकर चांगलिंग लॉर्ड के राइडिंग एनिमल के मुंह से अचानक आग निकलने लगी। जब आग शांत हुई तो वो यंग बंदा एकदम सेफ था। उसके हाथ में अभी अभी काटा हुआ भालू का पंजा था जो एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुका था। अगले ही मोमेंट उसने भालू का पंजा उठाया और खाना शुरू कर दिया। फिर आसमान में चांगलिंग लॉर्ड से बोला, मुझे रोस्टेड मीट देने के लिए थैंक्स। ये सुनकर चांगलिंग लॉर्ड गुस्से में आ गया और उसने अपने राइडिंग एनिमल को थप्पड़ मारा। फिर वो हवा में उछला, कोई बात नहीं, इसे अपना लास्ट मील समझकर खा लो। पलक झपकते ही उसके सामने एक बड़ा मुक्का बना और सीधे नीचे खड़े यंग बंदे की तरफ बढ़ा। इतनी पावरफुल एनर्जी देखकर नीचे खड़ा यंग बंदा भी सीरियस हो गया और उसने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाली। उसने अपनी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्किल चलाई, रेनबो स्वॉर्ड कट। पलक झपकते ही उस यंग बंदे की स्वॉर्ड से एक भयानक स्वॉर्ड एनर्जी निकली और चांगलिंग लॉर्ड के मुक्के से टकराई। लेकिन उसकी ये सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्किल भी चांगलिंग लॉर्ड के मुक्के को नहीं रोक पाई। स्वॉर्ड एनर्जी धीरे धीरे दबती गई जब तक कि उसकी तलवार टूट नहीं गई। वो यंग बंदा उस पावरफुल अटैक से हवा में उड़ गया और जमीन पर जा गिरा। जब धुआं छटा तो वो लड़का बुरी हालत में बाहर आया। शुक्र है कि मैंने जो भालू का पंजा खाया था वो बाहर नहीं आया, वरना मुझे बहुत नुकसान हो जाता। तभी चांगलिंग लॉर्ड मुड़ा और पीछे खड़े इंसान से पूछा, एल्डर युन, ये इतनी कम उम्र में मार्क्विस रियल में है और जिंग्याओ माउंटेन में घूम रहा है, क्या ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का वांग फेंग है? तभी एल्डर यून ने जल्दी से कहा, अगर वो वांग फेंग राग भी बन जाए तब भी मैं उसे पहचान लूंगा, लेकिन ये वो नहीं है। तभी उस यंग बंदे ने अचानक पूछा, आपने मुझे लगभग मार ही दिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे कोई और समझ लिया था। चांगलिंग लॉर्ड को जब पता चला कि सामने वाला बंदा वांग फेंग नहीं है, तब भी उसने उसे जमीन पर रगड़ दिया। इससे मू युनफेंग बहुत हेल्पलेस फील करने लगा। मैं सच में वो वांग फेंग नहीं हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप मुझे क्यों पीट रहे हैं? चांगलिंग लॉर्ड का चेहरा सीरियस था। भले ही तुम वो वांग फेंग नहीं हो जिसने मेरे बेटे को मारा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम उसके चेलों में से एक हो सकते हो। इन बातों ने मू यूनफेंग को हैरान कर दिया। इस ग्रेट सन एम्पायर में किसी की हिम्मत हुई चांगलिंग लॉर्ड के बेटे को मारने की? चांगलिंग लॉर्ड ने नीचे खड़े बंदे से पूछना जारी रखा, बोलो तुम्हारा मास्टर कौन है? ये एरिया 3 एम्पायर से लगा हुआ है। अगर तुम नहीं बताओगे तो इसका मतलब तुम ग्रेट सन एम्पायर से नहीं हो। ये देखकर मू यूनफेंग के पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं शेनफेंग एम्पायर का कल्टीवेटर हूं, मैं बस यहां प्रैक्टिस करने आया था। तुम हमारे ग्रेट सन एम्पायर में प्रैक्टिस करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें ग्रेट सन एम्पायर के एक्सपर्ट से मारे जाने का डर नहीं है? मू यूनफेंग हंसने लगा, जब ये एक प्रैक्टिस है तो इसमें रिस्क तो होगा ही। अगर मैं डर जाऊं तो इसे प्रैक्टिस कैसे कह सकते हैं? अचानक पीछे से एक सोल्जर ने चांगलिंग लॉर्ड को रिपोर्ट दी, 50 मील आगे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का बेस मिल गया है। चांगलिंग लॉर्ड ने बिना किसी डिले के ऑन ऑर्डर दिया, इसे बांध लो। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को खत्म करने के बाद इसे कैपिटल वापस ले चलेंगे। पलक झपकते ही चांगलिंग लॉर्ड मू यूनफेंग को बांधकर अपनी विशाल आर्मी के साथ डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की तरफ बढ़ गया। पहुंचते ही चांगलिंग लॉर्ड ने बंधे हुए मू यूनफेंग को नीचे फेंक दिया। लेकिन डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के बेस को देखकर मू यूनफेंग डिसअपॉइंट हो गया। मुझे लगा था कि चांगलिंग लॉर्ड के बेटे को मारने वाला कोई बड़ा सेक्ट होगा जो मेरी भागने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ये तो बस एक टूटी हुई फूस की झोपड़ी है। और इस वक्त चांगलिंग लॉर्ड भी उस छोटी सी झोपड़ी को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने हाथ हिलाया और अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दिया। पलक झपकते ही आर्मी ने नीचे झोपड़ी पर अनगिनत भाले फेंके।
वो भाले इतने ज्यादा थे कि उस छोटी सी झोपड़ी को एक पोर्क्यूपाइन बना देते। अचानक झोपड़ी में से एक रेड फिगर बाहर आया। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जुआनजांग डेमन था, जिसे उस आदमी ने गेट की सेफ्टी के लिए रखा था। जुआनजांग को हवा में से एक लंबी छड़ी निकालते हुए देखा गया। उसने सामने से आ रहे अनगिनत अटैक्स पर हल्के से पॉइंट किया और आसानी से उन सभी अटैक्स को रोक दिया। ऊपर खड़े सोल्जर्स हैरान रह गए। वो क्या चीज है? कॉकरोच जैसा दिखता है, फिर भी उसमें इतनी पावर है। जुआनजांग डेमन गुस्से में चिल्लाया, तुम लोगों ने न केवल मेरे सेट पर अटैक किया बल्कि मुझे कॉकरोच कहने की हिम्मत भी की। पलक झपकते ही उसके हाथ की छड़ी उन सोल्जर्स की तरफ घूमी और कई सोल्जर्स सीधे जमीन पर गिर गए। फिर उसने अपनी छड़ी चांगलिंग लॉर्ड की तरफ पॉइंट की। किसकी हिम्मत हुई मेरे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट में घुसने की? सामने वाले बंदा को देखकर चांगलिंग लॉर्ड की आंखें बड़ी हो गईं। ये तो जुआनजांग डेमन स्टिक है। तुम वही जुआनजांग डेमन हो जिसे राजा ने सील किया था। सामने वाले बंदे को देखकर चांगलिंग लॉर्ड बहुत शौक में था। ये वही जुआनजांग डेमन है जिसने 1000 साल पहले ग्रेट सन एम्पायर में तबाही मचाई थी। फिर उसने पूछा, तुम गॉड फॉल वैली से बाहर कैसे आ सके? जुआनजांग डेमन हंसा, वो गॉड फॉल वैली मुझे कैसे रोक सकती है? बंधा हुआ मुयुनफेंग भी मन ही मन शौक था। ये डेमन गॉड फॉल वैली से भाग सकता है। कहीं ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के वॉन्ग फेंग का काम तो नहीं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी झोपड़ी में ऐसा मास्टर छिपा होगा। वो आखिर कौन है? इस समय चांगलिंग लॉर्ड ने जुआनजांग डेमन को देखकर पीछे हटने से मना कर दिया। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के वांग फेंग ने मेरे बेटे को मारा है। जब तक तुम मेरे बदले के बीच में नहीं आते, मैं ऐसा बिहेव करूंगा जैसे मैंने तुम्हें आज देखा ही नहीं। कैसा रहेगा? ये देखकर जुआनजांग डेमन ने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने का मौका समझा और सीधे उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन पहले मेरी जुआनजांग स्टिक से पूछो कि क्या वो मानती है। ये देखकर चांगलिंग लॉर्ड गुस्से में आ गया। अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो मैं आज डेमन और गॉड दोनों को मार डालूंगा। अगले ही मोमेंट वो अपने किरिन पर सवार होकर सीधे जुआनजांग की तरफ बढ़ा। चांगलिंग लॉर्ड को ऐसी बातें करते देखकर जुआनजांग डेमन बिल्कुल नहीं डरा। तुम छोटे से चांगलिंग लॉर्ड होकर मुझे मारना चाहते हो? तुम बस अपनी बातों के दम पर ही बोल सकते हो। फिर जुआनजांग ने अपनी छड़ी चांगलिंग लॉर्ड की तरफ घुमाई। चांगलिंग लॉर्ड ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी बातों पर ही बोलता हूं, लेकिन अपने किरिन के मुंह के दम पर। अगले ही मोमेंट नीचे खड़े किरिन ने जुआनजांग की छड़ी को अपने मुंह में दबा लिया। पलक झपकते ही जुआनजांग स्टिक पर आग लग गई। इस आग ने किरिन को इतना जला दिया कि उसने जल्दी से छड़ी छोड़ दी। ये देखकर चांगलिंग लॉर्ड सीधे किरिन की पीठ से नीचे कूदा और जुआनजांग की तरफ बढ़ा। जुआनजांग भी बिल्कुल नहीं डरा और उसने फिर से अपनी छड़ी चांगलिंग लॉर्ड पर चलाई। दोनों की पावर टकराई और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस अटैक को सहने के बाद भी चांगलिंग लॉर्ड बकवास करने लगा, किरिन फ्लेम से मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। फिर एक बड़ा मुक्का सीधे जुआनजांग डेमन की तरफ बढ़ा। जुआनजांग डेमन ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और उस एक स्ट्रोक ने सीधे उस बड़े मुक्के को तोड़ दिया। इस पावरफुल अटैक ने आसपास की हर चीज को उड़ा दिया। जब सब कुछ शांत हुआ तो जुआनजांग स्टिक सीधे चांगलिंग लॉर्ड के सीने में घुस चुकी थी। लगता है जुआनजांग स्टिक का जवाब यही है। वो चांगलिंग लॉर्ड अभी भी हंस रहा था। जुआनजांग भी कंफ्यूज हो गया। चांगलिंग लॉर्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मरने वाले हो फिर भी हंस रहे हो? चांगलिंग लॉर्ड ने हंसना जारी रखा। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि भले ही तुम गॉड फॉल वैली से भाग निकले हो, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन जुआन हुआंग रियल्म के टॉप से गिरकर मार्क्विस रियल्म के टॉप पर आ गई है। जुआनजांग भी हंसने लगा। भले ही मेरी कल्टीवेशन मार्क्विस रियल्म के टॉप पर है, फिर भी ये तुम्हारे मार्क्विस रियल्म के मिड स्तर को कुचलने के लिए काफी है। अचानक पास खड़े किरिन के मुंह से आग निकलने लगी और फिर वो सीधे चांगलिंग लॉर्ड की बॉडी में घुस गया। जुआनजांग डेमन भी कंफ्यूज हो गया। ये क्या चल रहा है? हारने के बाद खुद को जलाने की क्या जरूरत है? तभी चांगलिंग लॉर्ड की आवाज फिर से आई, हाँ, मेरी असली बॉडी सिर्फ मार्क्विस रियल्म के मिड स्तर की है, लेकिन मेरी किरिन बॉडी सिर्फ उतनी नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। चांगलिंग लॉर्ड को किरिन के साथ कंबाइन होते देखकर जुआनजांग को इसे सीरियसली लेना पड़ा। उसने आसानी से अपनी पावर को जुआन वांग रियल्म के अर्ली स्टेज से जुआन हुआंग रियल्म तक बढ़ा लिया था। अगले ही मोमेंट कंबाइन हो चुके चांगलिंग लॉर्ड ने अनप्रेसिडेंटेड पावर रिलीज की और जुआनजांग डेमन की तरफ बढ़ा। फिर उस किरिन बॉडी को आग ने घेर लिया और उसने जुआनजांग पर अटैक कर दिया। जब अटैक गिरा तो पूरा एरिया हिल गया और माउंटेन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब धुआं छटा तो चांगलिंग लॉर्ड के पैर ने जुआनजांग को जमीन पर दबा दिया था। इस डरावनी पावर को फील करके जुआनजांग हिल भी नहीं पा रहा था। न केवल उसकी बॉडी और पावर कई गुना बढ़ गई थी, बल्कि उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ चुकी थी। आसपास के सोल्जर्स ने जब चांगलिंग लॉर्ड को उस डेमन को दबाते देखा तो वो चीखने लगे। जैसा कि हमारे लॉर्ड की किरिन बॉडी से उम्मीद थी, उसने जुआनजांग डेमन और उसकी छड़ी दोनों को आसानी से दबा दिया। अचानक जमीन पर दबे जुआनजांग ने अपनी पावर रिलीज की। उसके हाथ की छड़ी कई गुना बड़ी हो गई और उसने चांगलिंग लॉर्ड को दूर फेंक दिया। वो छड़ी इतनी बड़ी होती जा रही थी कि आसमान को छूने वाली थी। जुआनजांग भी हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बड़े हो सकते हो? अगले ही मोमेंट
वो विशाल छड़ी सीधे चांगलिंग लॉर्ड पर जा गिरी। उस एक झटके ने चांगलिंग लॉर्ड को गायब कर दिया और आसपास एक भयानक एयर करंट बन गया। लेकिन अगले ही पल चांगलिंग लॉर्ड सीधे ज्वानजांग स्टिक के ऊपर दिखाई दिया। ये देखकर ज्वानजांग डेमन समझ गया कि वो अब भी उसका मैच नहीं है। वो उससे सीधे फाइट नहीं कर सकता, उसे डिस्टेंस बनाकर उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। लेकिन चांगलिंग लॉर्ड उसे ये मौका देने के मूड में नहीं था। वो सीधे ज्वानजांग डेमन की तरफ लपका और एक ही मोमेंट में उसके सामने आ गया। फिर एक हैवी अटैक ने ज्वानजांग को दूर फेंक दिया। अब ज्वानजांग को समझ आ गया था कि सामने वाले की पावर उसे पूरी तरह दबा रही है। चांगलिंग लॉर्ड हवा में बार बार जंप कर रहा था और हर बार वो ज्वानजांग को जोर से हिट कर रहा था। ज्वानजांग अब फाइट बैक करने की कंडीशन में नहीं था। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। मैं गॉड फॉल वैली से बहुत मुश्किल से भागा था और अब मैं यहां मरने वाला हूं। चांगलिंग लॉर्ड फिर से बड़ा हो गया। अब उसके सामने ज्वानजांग सच में एक कॉकरोच जैसा दिख रहा था। इस मोमेंट पर ज्वानजांग पूरी तरह होप खो चुका था। अब तो मैं सच में कॉकरोच की तरह कुचला जाने वाला हूं। अचानक एक डरावना अटैक उसकी तरफ बढ़ा और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। लेकिन जब धुआं छटा तो चांगलिंग लॉर्ड वहीं जम गया। वो बंदा कहां गया? जिस जगह उसने अटैक किया था वहां कोई नहीं था, बस मलबा बिखरा हुआ था। तभी पास से ज्वानजांग की आवाज आई, लॉर्ड, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये सुनकर चांगलिंग लॉर्ड ने तुरंत साइड में देखा। लगता है आपके डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स बाकी हैं। इस समय ये गुचिंग डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की फूस की झोपड़ी पर खड़ा था। ये देखकर मु यूनफिंग भी शॉक हो गया। ज्वानजांग डेमन के बाद एक और पावरफुल मास्टर आ गया। ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट आखिर क्या चीज है? मैंने अपने प्रैक्टिस टाइम में इस सेक्ट के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? तभी ये गुचिंग ने इन लोगों के शौक को इग्नोर किया और ज्वानजांग से बोला, सेक्ट मास्टर आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, आप साइड में जाकर रेस्ट कर सकते हैं। ज्वानजांग भी पीछे नहीं हटने वाला था। ये बंदा खुद को चांगलिंग लॉर्ड कहता है और सेक्ट मास्टर को मारने की बकवास कर रहा है। ये सुनकर ये गुचिंग गुस्से में आ गया। छोटा बच्चा सच में सपने देख रहा है। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और अनमेच्ड स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज की। जैसे ही वो स्वॉर्ड एनर्जी दिखी, आसपास के सभी लोग हवा में तैरने लगे। यहाँ तक कि चांगलिंग लॉर्ड को भी अपनी बॉडी को संभालने के लिए अपनी कल्टीवेशन का यूज करना पड़ा। सिचुएशन को खराब देखकर चांगलिंग लॉर्ड ने पहले अटैक किया और ये गुचिंग की तरफ बढ़ा। ये गुचिंग ने अटैक आते देखा तो बिल्कुल नहीं हिला। उसने सीधे अपनी स्वॉर्ड निकाली और एक पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी चांगलिंग लॉर्ड की तरफ भेज दी। ये देखकर चांगलिंग लॉर्ड ने अटैक रोकने के लिए अपनी आर्म्स का यूज किया, लेकिन उसी मोमेंट ये गुचिंग उसके पीछे आ चुका था। चांगलिंग लॉर्ड समझ गया कि सिचुएशन सही नहीं है। उसने डिफेंस छोड़ दिया और अटैक के मोमेंटम के साथ फिर से ये गोचिंग पर अटैक किया। अचानक दोनों के बीच से एक लाइट आसमान की तरफ गई। जब लाइट गायब हुई तो ये गोचिंग चांगलिंग लॉर्ड के सिर के ऊपर खड़ा था। उसने धीरे से कुछ वर्ड्स कहे, फ्लाई ओवर द हेवन। अचानक आसपास की चीजें फिर से तैरने लगीं। यहाँ तक कि माउंटेन्स भी आसमान की तरफ उठने लगे। ये गुच्चेंग की स्वॉर्ड के पॉइंट करते ही वो बड़ी चट्टान सीधे उसके थ्रू ऊपर उठ गई। इस समय ज्वानजांग जल्दी से झोपड़ी के पास छिप गया। तभी मु यूनफेंग भी तैरते हुए उसके पास आ गया। ये देखकर कि ये बंदा फंसा हुआ है और चांगलिंग लॉर्ड का दुश्मन है, यानी वो एक फ्रेंडली बंदा था, उसने उसे बचाने का सोचा। तभी आसमान में तैरती हुई वो बड़ी चट्टान सीधे चांगलिंग लॉर्ड पर आ गिरी और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट शांत हुआ तो चांगलिंग लॉर्ड बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। लेकिन ये गुच्चेंग का अटैक अभी खत्म नहीं हुआ था। वो बादलों के बीच खड़ा था, हाथ में स्वॉर्ड लिए पावर इकट्ठा कर रहा था। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड घुमाई और लाइटनिंग से भरी स्वॉर्ड एनर्जी सीधे चांगलिंग लॉर्ड पर जा गिरी। चांगलिंग लॉर्ड की बॉडी उस चमकती हुई लाइट से घिर गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। एम्पायर का सबसे पावरफुल चांगलिंग लॉर्ड इस टूटे हुए डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में आकर इतनी बुरी हालत में पिट रहा था, यहां तक कि ये गुचेंग के एक ही अटैक से उसकी बॉडी लगभग खत्म होने वाली थी। इसके बाद डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के 3 एल्डर्स भी उसके सामने आ खड़े हुए ताकि उसे पूरी तरह खत्म कर सकें। जब वो स्वॉर्ड अटैक नीचे गिरा तो पूरा माउंटेन कांपने लगा। ये सीन देखकर ज्वानजांग डेमन भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कुछ ही दिनों में एल्डर ये और भी पावरफुल हो गए हैं। पास खड़े मुयुनफेंग ने तुरंत पूछा, जिस एल्डर ये की तुम बात कर रहे हो, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में उसकी पावर कितनी है? ज्वानजांग डेमन ने कहा, ये एल्डर ये सभी एल्डर्स में सबसे कमजोर माने जाते हैं। इस एक लाइन ने मुयुनफेंग को पूरी तरह शॉक कर दिया। ज्वान होंग रियल्म के अर्ली स्टेज वाले चांगलिंग लॉर्ड को एक ही स्वॉर्ड अटैक से बुरी तरह इंजर्ड कर दिया और ये पावर सबसे कमजोर है। शुक्र है चांगलिंग लॉर्ड मुझे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में ले आया, वरना मेरी जान चली जाती। इसी बीच सामने उस अटैक को सहने के बाद भी चांगलिंग लॉर्ड मरा नहीं था। वो उस स्वॉर्ड लाइट के अंदर चिल्लाया, चांगलिंग आर्मी किरण फॉर्मेशन सेट करो। पलक झपकते ही जमीन पर पड़े सोल्जर्स तुरंत अपनी पोजीशन में आ गए। उन्होंने एक एक करके अपनी पावर सामने ट्रांसफर की। वो किरण भी हवा में उछला और सभी के सामने आ गया। फिर उसने अपनी पावर यूज की। उसके बाद वो किरण तुरंत ही भयंकर आग की लपटों में जलने लगा और पीछे पावर ट्रांसफर करने वाले सोल्जर्स भी
इस आग में जलकर राख हो गए। वो किरिन पूरी पावर से भरने के बाद अपने मुंह से एक बहुत बड़ी आग की लपट निकालकर स्वॉर्ड लाइट की तरफ फेंकने लगा। तुरंत ही वो आग स्वॉर्ड लाइट को पार करके सीधे चंगलिंग मंकी की तरफ जाने लगी। कुछ ही टाइम में चंगलिंग मंकी पूरी तरह से उस बड़ी फायर एनर्जी से घिर गया। इसके बाद उसने सीधे अपने पंच चलाकर उस स्वॉर्ड लाइट से टक्कर ली। इस टाइम फिर से किरिन के साथ मर्ज हुए चंगलिंग मंकी ने अचानक ये गुचेंग की स्वॉर्ड एनर्जी को तोड़ दिया। ये सीन देखकर शुआंचा भी बहुत हैरान हुआ कि ये चंगलिंग मंकी चंगलिंग आर्मी और फायर किरिन की हेल्प से अपनी पावर को फिर से बहुत बढ़ा चुका है। इस टाइम शुआंचा को भी समझ आ गया कि हाथ रोक कर नहीं रहना है। उसने तुरंत शुआंचा डेमन स्टिक निकाली और उस फायर किरिन की तरफ अटैक किया। मैं बस इस फायर किरिन को पहले खत्म कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसी टाइम दूसरी साइड चंगलिंग मंकी ने खुद पहले ये गुचिंग पर अटैक कर दिया। तुरंत ही वो बड़ा फायर पंच सीधे उसकी तरफ अटैक करने लगा। ये गुचिंग ने ये देखकर पैनिक नहीं किया, बस स्वॉर्ड का हैंडल घुमाकर उस फायर की तरफ चुभो दिया। तुरंत ही दोनों अटैक आपस में टकराए और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये गुचिंग के अटैक में भले ही उतना बड़ा लुक नहीं था, लेकिन वो स्वॉर्ड कवर धीरे धीरे उस फायर पंच को चीरता हुआ निकल गया। अचानक उस चंगलिंग मंकी ने फिर से अटैक किया और कसकर इस स्वॉर्ड कवर को पकड़ लिया। सिर्फ एक स्वॉर्ड कवर से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? लेकिन उसके बोलते ही एक सेकंड में एक लंबी स्वॉर्ड उसकी बैक से अंदर घुसी और सीधे उसकी चेस्ट को जमाकर फ्रीज कर दिया। लेकिन चंगलिंग मंकी इस टाइम घबराया नहीं, बल्कि हंसने लगा। स्वॉर्ड मास्टर, आखिरकार तुम मेरे नाटक के जाल में फंस ही गए। एक ही सेकंड में वो तेज आग लगातार उस लंबी स्वॉर्ड से होकर ये गुचेंग की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो आग ये गुचेंग तक पहुंचने वाली थी, एक पावरफुल आइस वॉल आ गई और तुरंत उसे रोक दिया। इस टाइम स्काई के ऊपर एक फिगर दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि शिमेन चुइक्सुए था, जो हाथ में स्वॉर्ड लिए कट लगाने ही वाला था। देखा गया कि शिमैन चुइक्सुए के आते ही उसकी फिंगर पर लंबी स्वॉर्ड कलेक्ट हो गई। वो स्वॉर्ड लाइट सीधे चंगलिंग मंकी की तरफ चुभने लगी। ये देखकर चंगलिंग मंकी ने जल्दी से पैर मारकर ये गुचेंग की स्वॉर्ड से खुद को छुड़ाया और घबराकर इस पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी अटैक से बचने लगा। उसके बाद सिर झुकाकर पंच और हाथ एक साथ मिलाकर जोर से इस स्वॉर्ड एनर्जी पर मारा। तुरंत ही ये स्वॉर्ड एनर्जी दोनों अटैक से टूट गई और ढेरों ब्लड रेड फायर में बिखर गई। ये फायर का ग्रुप मेरी बॉडी पर लग गया और मुझे खरोंच तक नहीं आई। फायर को शिमैन चुइक्सुए की बॉडी पर जलते देखकर चंगलिंग मंकी तुरंत हंसने लगा। इस टाइम शिमैन चुइक्सुए को गड़बड़ का एहसास हुआ। ये फायर इंसान को नहीं बल्कि उसकी बॉडी के अंदर की एनर्जी को जला रही है। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती, चंगलिंग मंकी तुरंत जंप करके उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि चंगलिंग मंकी का अटैक शिमैन चुइक्सुए को लगता, एक आइस वॉल फिर से सामने आ गई और अटैक रोक दिया। ये याओ युए थी जो सही टाइम पर पहुंची और चंगलिंग मंकी के नीचे के किरण पार्ट को फ्रीज कर दिया। ये देखकर चंगलिंग मंकी ने ऊपर की दो टांगों से सीधे ग्राउंड पर किक मारी और तुरंत छूट गया। फिर फायर से भरा पंच जोर से याओ युए की तरफ मारा। हाथ पर लगी चिप्स भी उड़कर फायर के साथ उसकी तरफ बढ़ी। शिमैन चुइक्सुए ने जल्दी से आवाज दी कि उसकी फायर वाली चिप्स से मत टकराना, वो फायर में बदलकर तुरंत तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देंगे। हालांकि इस टाइम वो चिप्स याओ युए की आंखों के सामने आ चुकी थी। ये देखकर उसने जल्दी से हाथ घुमाया। एक आइस वॉल सामने आ गई अटैक रोकने के लिए और शिमैन चुइक्सुए ने भी अपनी लंबी स्वॉर्ड निकाली। अगले ही मोमेंट अपनी लास्ट पावर के साथ चंगलिंग मंकी की तरफ अटैक किया। हालांकि ये लास्ट पूरी ताकत वाली स्वॉर्ड चंगलिंग मंकी के हाथ को बस हल्का सा चीर पाई। ये देखकर चंगलिंग मंकी ने तुरंत ताना मारा कि तुम्हारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इतने वीक हो गए हो कि मेरा हाथ भी नहीं चीर सकते। लेकिन अपनी पूरी पावर यूज कर चुके शिमैन चुइक्सुए ने बस धीरे से कहा कि तुम उस स्वॉर्ड से कभी नहीं बच सकते। चंगलिंग मंकी बस हंसा कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास स्वॉर्ड चलाने के लिए एनर्जी बची है। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही चंगलिंग मंकी के पीछे एक पर्सन दिखा। वो कोई और नहीं, यान शिसान था। यान शिसान के आते ही उसने अपने हाथ की लंबी स्वॉर्ड घुमाई। एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी निकली। पलक झपकते ही उस स्वॉर्ड एनर्जी ने चंगलिंग मंकी की नीचे की बॉडी को घेर लिया। बस एक ही सेकंड में चंगलिंग मंकी की बॉडी सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गई। सीरियसली इंजर्ड हुए चंगलिंग मंकी के होश उड़ गए। ये याओरी एम्पायर में कब इतना बड़ा शुआन हुआंग रिलम का टॉप लेवल का मास्टर्स आ गया, जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर वो कांपते हुए आगे पूछने लगा कि तुम आखिर कौन हो। यान शिसान ने तुरंत हाथ की लंबी स्वॉर्ड से इशारा किया, शेनशिन सेक्ट का। यान शिसान इस टाइम दूर माउंटेन के बीच शेनशिन सेक्ट के सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। वो छोटा मोटा बंदा यान शिसान को देखकर हैरान हुआ कि मैं बस एक बार मेडिटेशन करने गया था, सेक्ट में इतना पावरफुल एल्डर फिर से जाग गया। ली हेई ने भी इस टाइम फील किया कि पता नहीं मुझे लाइफ में दोबारा शुआन हुआंग रिलम के टॉप लेवल की पावर कब मिलेगी। जब सब लोग फील कर रहे थे, पीछे खड़े लिन फेवू का फेस डार्क हो गया। यही वो है जिसने हमारी लिन फैमिली को खत्म किया था। लिन फेवू का फेस खराब देखकर एक मैन ने जल्दी से आगे आकर दिलासा दिया कि पैनिक मत करो, अभी मैं तुम्हें खुद अपना बदला लेने दूंगा। और शुआंचा ग्रेट डेमन ने देखा
कि शेंशियन सेक्ट के सब लोग बाहर आ गए हैं तो वो भी हंसने लगा। सेक्ट मास्टर खुद बाहर आ चुके हैं, मुझे इस एनिमल को जल्दी खत्म करना होगा ताकि सेक्ट मास्टर को ये न लगे कि मैं यूजलेस हूँ। फिर उसने जोर से अपनी स्टिक नीचे किरिन पर मारी। अचानक पास के चंगलिंग मंकी ने बड़ा हाथ घुमाया और तुरंत किरिन को अपनी तरफ खींच लिया। इस टाइम चंगलिंग मंकी के फेस पर डेंजरस लुक था। पुराने साथी, आज अपने बेटे का बदला लेने के लिए मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा। अगले ही सेकंड उसने हाथ से जोर लगाया और सीधे किरिन की बॉडी को आर पार कर दिया। जब किरिन मरा उसी सेकंड दोनों बॉडीज में भयंकर आग लग गई। जब तक आग हटी उस चंगलिंग मंकी के सारे घाव मैजिक की तरह पूरी तरह ठीक हो चुके थे। ये देखकर वो मैन भी कमेंट करने लगा कि तुम आखिर कितनी बार ट्रांसफॉर्म होगे। मैं वैसा टाइम वेस्ट करने वाला मेन कैरेक्टर नहीं हूं। इस टाइम यान शिसान ने देखा कि ये चंगलिंग मंकी अभी भी नहीं मरा तो उसने तुरंत एक और स्वॉर्ड मारी। लेकिन सोचा नहीं था कि ये चंगलिंग मंकी सीधे अपने दोनों हाथों से इस स्वॉर्ड लाइट को फाड़ देगा। फिर कॉन्फिडेंस के साथ आगे देखने लगा। अब मेरी किरण बॉडी पूरी तरह रेडी है। तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी भी पावरफुल हो, मुझे एक खरोंच भी नहीं पहुंचा सकती। यान शिसान ने चंगलिंग मंकी की धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुम बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। अगले ही सेकंड उसने फिर से हाथ की लंबी स्वॉर्ड घुमाई और अपनी फेमस स्किल बोमिंग 15 स्वॉर्ड्स यूज की। देखा गया कि यह स्वॉर्ड चलते ही पूरा स्काई और अर्थ चेंज हो गया। वो एक स्वॉर्ड लाइट लगातार चंगलिंग मंकी की बॉडी के शेड्स को छील रही थी। लास्ट मोमेंट तक उसकी बॉडी के शेड्स सीधे टूट कर गिर गए और उसकी बॉडी पूरी तरह से सामने आ गई। इसी टाइम उस मैन को सिस्टम का नोटिफिकेशन मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको एक टॉप लेवल का टैलेंट मिला है। इसने उस मैन को हैरान कर दिया। यहाँ तो बस एक बंधा हुआ माइंड बोन वाला बंदा है, लगता है यही वो टॉप टैलेंट है। सिस्टम का मैसेज मिलने के बाद वो मैन तुरंत मू यूनफेंग से बात करने लगा। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम याओरी एम्पायर की यंग जनरेशन में टॉप पर होने चाहिए थे। उन्होंने तुम्हें इंपॉर्टेंस न देकर बाहर कैसे जाने दिया? इस टाइम मू यूनफेंग ने दुखी होकर सिर झुका लिया। मैं पहले बस एक बेकार इंसान था, बस बाहर घूमने निकला तो लक से मुझे आज की पावर मिली। ये सुनकर उस मैन की आंखें चमक उठी। ये तो पूरा मेन कैरेक्टर का सेटअप है, ऐसे बंदे को तो सेक्ट में लाना ही होगा। तुरंत ही उसने बोला, तुम्हें ऐसा चांस मिला है तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है। क्या तुम मेरे शेंशियन सेक्ट में शामिल होना चाहते हो? इस टाइम मू यूनफेंग का फेस थोड़ा अजीब हुआ। अगर मैं शेंशियन सेक्ट में आया तो शायद सेक्ट के लिए लगातार प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्या आप श्योर हैं? मैन तुरंत कॉन्फिडेंस से भर गया। मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अचानक पास का छोटा मोटा बंदा सीधे भागकर मैन के सामने आया। सेक्ट मास्टर, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखा गया कि रिकवर हो चुका चंगलिंग मंकी यान शिसांग के लिए भी बहुत टफ हो रहा था, लेकिन इस एक लाइन ने उस मैन के नए स्टूडेंट बनाने के मूड को खराब कर दिया। ये देखकर उसने सीधे छोटे मोटे बंदे से कहा, क्या तुम सीधे टोंगलिंग रिलम में जाना चाहते हो? छोटा मोटा बंदा ये सुनकर तुरंत मान गया और मैन के फेस पर एक विकेट स्माइल आ गई। अगले ही सेकंड वो मैन माउंटेन से गायब हो गया। नीचे चंगलिंग मंकी ने मैन को आते देखकर पूछा, क्या तुम ही हो जिसने मेरे बेटे वांग झुआंग को मारा था? फिर गुस्से से भरी एक फायर सीधे मैन की तरफ बढ़ी। इस टाइम वो मैन बिल्कुल भी घबराया नहीं, दोनों हाथों से मिंग्यू बो बनाई। अगले ही सेकंड ढेरों आइस से ढकी हुई एक फ्लाइंग अटैक सीधे उसकी तरफ गई, लेकिन चंगलिंग मंकी ने इतने पावरफुल अटैक को भी इजीली तोड़ दिया। ये सीन देखकर लिन फेवू हैरान रह गया। अगर सेक्ट मास्टर भी इसे नहीं हरा पाए तो मेरा बदला कब पूरा होगा? ली हे तो सब कुछ पहले ही समझ चुका था। सेक्ट मास्टर इस चंगलिंग मंकी से हारे नहीं हैं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि आसपास कुछ गायब है? देखा गया कि अभी जिस बंदे ने वो अटैक झेला था वो छोटा मोटा बंदा था। उस चंगलिंग मंकी के अटैक ने सीधे छोटे मोटे बंदे की हिडन बॉडी को एक्टिवेट करने में हेल्प की थी। ये देखकर चंगलिंग मंकी बहुत गुस्सा हुआ। तुम्हें दूसरों को ट्रेन करना इतना पसंद है तो आज मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करता हूँ। मैन इस टाइम बिल्कुल पैनिक मोड में नहीं था। क्या तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया? तुमने वो आइस फॉग बनी स्वॉर्ड एनर्जी को पूरी तरह अपनी बॉडी के अंदर सांस के साथ खींच लिया है। फिर उसने फिंगर से स्वॉर्ड बनाकर सीधे चंगलिंग मंकी की तरफ कट मारा। बस इस एक अटैक से चंगलिंग मंकी सीरियसली इंजर्ड हो गया। अपनी डेथ को पास देखकर चंगलिंग मंकी बस धमकियां ही दे सका, मुझे मारोगे तो तुम भी नहीं बचोगे, वो मेरा बदला जरूर लेंगे। और मैन ने इस टाइम पीछे मुड़कर आवाज दी, लिन फेवू ये तुम्हारे हवाले है। ये सुनकर लिन फेवू पहले तो हैरान हुआ, फिर स्ट्रॉन्ग इरादे के साथ आगे बढ़ने लगा। आज मैं लिन फेवू अपनी पूरी लिन फैमिली का बदला लूंगा। इस टाइम चंगलिंग मंकी अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। मैं आज तुम जैसे लिन फैमिली के बचे हुए बंदे के हाथों मरूंगा, लेकिन हम बाप बेटे चाहे कितने भी बुरे हाल में मरें, तुम्हारा फ्यूचर इससे 1000 गुना बुरा होगा। अगर तुम्हारे शेंशियन सेक्ट ने मुझे मारा तो शायद बचने का एक चांस होता, लेकिन तुमने लिन फेवू को अपने साथ रखा है तो पूरा सेक्ट खत्म हो जाएगा। मैन को इस टाइम कुछ डाउट हुआ, क्या लिन फैमिली के खत्म होने के पीछे कोई और सीक्रेट है? लेकिन ये चंगलिंग मंकी पक्का बताएगा नहीं। लिन फेवू का हाथ स्वॉर्ड पकड़े हुए कांप रहा था। सेक्ट मास्टर, क्या मैं सच में इसे मार सकता हूँ? मैन ने इस टाइम स्ट्रॉन्ग टोन में कहा, मैंने पहले भी कहा था, शेंशियन सेक्ट किसी से नहीं डरता, बदला जरूर लिया जाएगा। फिर उसने हाथ से लिन फेवू की स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ा और जोर से आगे चुभो दिया।
आखिरकार शेंशियन सेक्ट से काफी टाइम तक फाइट करने वाला चंगलिंग मंकी मर गया। पीछे शुआंचा ग्रेट डेमन ने चंगलिंग मंकी को मरा देखकर तुरंत आगे आकर कहा, सेक्ट मास्टर, चंगलिंग मंकी के मरते ही याओरी एम्पायर चुप नहीं बैठेगा। मैन इस टाइम बेफिक्र था, मुझे बस उसके चुप न बैठने का ही इंतजार है, वरना शेंशियन सेक्ट इतनी जल्दी फेम कैसे हासिल करता। अचानक मू युनफेंग मैन के सामने घुटनों पर बैठ गया। स्टूडेंट मू युनफेंग शेंशियन सेक्ट में ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट करता है। सरप्राइज गिफ्ट उसके सामने आ चुका था। मैन ने जल्दी से मू युनफेंग के हाथ की चीजें संभाल ली। तुरंत ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, एक टॉप टैलेंट को शामिल करने पर आपको 50,000 सेक्ट पॉइंट्स और एक रैंडम समन चांस मिला है। चंगलिंग मंकी को मारने के बाद शेंशियन सेक्ट के अंदर मैन हॉल में ऊपर बैठा था और नीचे शुआंचा से पूछ रहा था, तुम शेंजू वैली में सील होने से पहले क्या तुमने लिन फेवू की लिन फैमिली के बारे में सुना था? यह सुनकर शुआंचा हैरान हुआ। आप जिस लिन फैमिली की बात कर रहे हैं, क्या वो याओफेंग सिटी की लिन फैमिली है? याओफेंग सिटी लिन फैमिली भले ही याओरी एम्पायर में टॉप फैमिली ना हो, लेकिन उनकी कम से कम 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। कहा जाता है कि लिन फैमिली का पूरी तरह से डेवलप ना हो पाना उनकी एक ट्रेजर की वजह से है। एक बार वो ट्रेजर एक्टिवेट हो गया तो पूरी लिन फैमिली बदल जाएगी और इजीली दुनिया की टॉप फैमिली बन जाएगी। बेशक ये बस एक स्टोरी है, लेकिन लिन फैमिली का अचानक खत्म होना शायद इसी से जुड़ा है। ये सुनकर मैन भी सोच में पड़ गया। मेरा लक कैसा है, जितने भी स्टूडेंट बनाता हूँ सब बड़े लक वाले निकलते हैं, लेकिन अब जब लिन फेवू मेरे शेंशियन सेक्ट में आ चुका है तो मैं सेक्ट मास्टर होने के नाते उसकी हेल्प जरूर करूंगा। मैन की ऐसी बातें सुनकर शुआंचा तुरंत तारीफ करने लगा। मैन ने तारीफ को इग्नोर करते हुए शुआंचा को ऑर्डर दिया, तुम सारे एल्डर्स और स्टूडेंट्स को बुलाओ, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। जब शुआंचा चला गया तो सिस्टम का तुरंत नोटिफिकेशन आया, होस्ट द्वारा चंगलिंग मंकी को मारने की वजह से याओरी एम्परर की नफरत एक्टिवेट हो गई है। एनिमी टास्क एक्टिवेट हो गया है। अब ऑटोमेटिकली याओरी एम्पायर को एनिमी मान लिया गया है। अब होस्ट को पहला एनिमी टास्क दिया जा रहा है, सेक्ट के स्टूडेंट्स को याओरी एम्पायर के फेंगमो मोंग कंपटीशन में ले जाओ और फर्स्ट रैंक लाओ, फेंगमो लिस्ट में टॉप करो। इसके अलावा कंपटीशन जीतने के बाद याओरी एम्परर को चैलेंज करो। टास्क पूरा होने पर आपको सिस्टम से बड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये टास्क देखकर मैन के फेस पर स्माइल आ गई। सही टाइम पर आया है, मैं भी उस याओरी एम्परर से मिलना चाहता था। लेकिन अब कंपटीशन में बस 10 से 12 दिन बचे हैं। शेंशियन सेक्ट के स्टूडेंट्स की पावर के हिसाब से टॉप करना थोड़ा टफ है। इस बार सबको बुलाने का रीजन यही है कि उनकी पावर बढ़ाई जा सके। अगले ही मोमेंट शेंशियन सेक्ट के सब लोग हॉल में इकट्ठे हो गए। मैन ने तुरंत अनाउंस किया, 10 दिन बाद मैं सेक्ट के स्टूडेंट्स को फेंगमो कंपटीशन में ले जाऊंगा। स्टूडेंट्स की पावर बढ़ाने के लिए तीनों एल्डर्स ली जिन, ली हेई और मू युनफेंग में से एक एक को अपना स्टूडेंट चुन लें। जल्दी ही शिमैन चुइक्सुए और याओयुए ने अपने स्टूडेंट्स डिसाइड कर लिए, लेकिन बचे हुए दो लोग ली हेई और यान शिसान एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। ली हेई तो यान शिसान को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मैं एक एक्स एम्परर रिलम का मास्टर होकर एक शुआन हुआंग रिलम वाले से ट्रेनिंग क्यों लूं? दोनों को देखकर मैन काफी परेशान हुआ। ये दोनों ही टफ बंदे हैं, हैंडल करना मुश्किल है, और अगर ली हेई को इस बार मास्टर नहीं मिला तो वो मुझे कम समझेगा। ऐसे में मुझे एक और एल्डर को समन करना होगा। जैसे ही मैन ने समन किया, पूरे सेक्ट में एक बड़ा वाइब्रेशन हुआ। मू युनफेंग तुरंत घबरा गया, क्या किसी ने सेक्ट पर अटैक कर दिया? अगले ही सेकंड एक ब्यूटीफुल फिगर सबके सामने आई, जिससे एक अट्रैक्टिव वाइब निकल रही थी। पल भर में सेक्ट के सारे मेल मेंबर्स पूरी तरह अट्रैक्ट हो गए। ये देखकर मैन भी खुश हुआ। सोचा नहीं था कि ये कैरेक्टर निकलेगा। जू युयान दातंग शुआंगलोंग जुआन से है। उसकी पावर शुआन हुआंग रिलम के मिड लेवल तक है। यहाँ तक कि एक्स एम्परर ली हेई भी जू युयान के अट्रैक्शन में आ गया। ये आवाज तो लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकती है। सबको अट्रैक्ट होते देखकर मैन को तसल्ली हुई। भले ही ये यान शिसन जितनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन काफी डेंजरस है। फिर उसने सबको इंट्रोड्यूस कराया, ये हमारे शेंशियन सेक्ट की नई एल्डर हैं। स्टूडेंट्स ने ये देखकर जल्दी से नमस्ते किया। हेलो एल्डर जू। जू युयान ने तुरंत स्टूडेंट्स को विश किया। एक ही सेकंड में वो स्टूडेंट्स उसके अट्रैक्शन में आकर ब्लश करने लगे। मैन ने मौके का फायदा उठाया, ली है, अब से तुम एल्डर जू के साथ रहोगे। 10 दिन बाद मैं सबको लेकर याओरी एम्पायर के फेंगमो कंपटीशन में जाऊंगा, तो ये 10 दिन तुम्हारी पावर बढ़ाने का लास्ट चांस है। सबको भेजने के बाद मैन साइड में बैठकर सोचने लगा, अब मेरे पास 1,00,000 कॉम्प्लेक्सिटी सेक्ट पॉइंट्स का बड़ा अमाउंट है। मुझे लकी ड्रा तो करना ही पड़ेगा। अगले ही मोमेंट मैन ने 10,000 पॉइंट्स यूज करके ढेरों स्किल्स और पावर निकाली। उसके बाद उसने निकाली हुई स्किल को सीधे खुद पर अप्लाई किया। फिर सिस्टम से पूछा, क्या ये कलेक्ट की हुई पावर मुझे शुआनजुआन रिलम तक पहुंचा सकती है? लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग सेक्ट में कोई शुआनजुआन रिलम का मास्टर न होने की वजह से इस रिलम तक नहीं पहुंचा जा सकता। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। शेंशियन सेक्ट के सब लोग झोपड़ी के सामने इकट्ठे हुए। बहुत बढ़िया, एल्डर्स की ट्रेनिंग के बाद तुम सब में काफी सुधार आया है, लेकिन मेरी उम्मीद से अभी भी थोड़ा कम है। छोटा मोटा बंदा घबराकर बोला, सेक्ट मास्टर ऐसा मत करो, और ट्रेनिंग ली तो मैं मर जाऊंगा। अगले ही मोमेंट मैन ने सीधे सिस्टम को ऑर्डर दिया
कि पावर को स्टूडेंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाए। फिर हाथ घुमाकर बोला, मेरी स्पेशल टेक्निक देखो, डायरेक्ट पावर ट्रांसफर। एक ही सेकंड में स्टूडेंट्स की पावर बहुत बढ़ गई, जिससे नया आया मु युनफेंग हैरान रह गया। सेक्ट मास्टर, आपके पास ऐसी गॉड लेवल स्किल भी है? मैन ने इस टाइम पीछे मुड़कर शुआंचा से पूछा। जो ट्रैवल ऑप्शन मैंने तैयार करने को कहा था वो रेडी है? अगले ही मोमेंट एक बड़ी शिप शेंशियन सेक्ट की झोपड़ी को लेकर सबके सामने आ गई। ये तो मैंने अपने शेंशियन सेक्ट के स्टाइल के हिसाब से बनवाया है। उस झोपड़ी को देखकर मैन का मूड खराब हो गया। मैं जहां भी जाऊं इस झोपड़ी से पीछा नहीं छूटता। फिर उसने पीछे एल्डर्स को ऑर्डर दिया, पीछे का काम आप दोनों एल्डर्स संभालें। हमारा शेंशियन सेक्ट जब भी बाहर निकलेगा दुनिया को हिला देगा। तुरंत ही शेंशियन सेक्ट के सब लोग यौरी एम्पायर से फाइट करने निकल पड़े। इस टाइम शेंजू वैली के नीचे कई सेक्ट्स इकट्ठे हो चुके थे और शेंशियन सेक्ट की झोपड़ी भी लंबे ट्रैवल के बाद यहां पहुंच गई थी। बाकी सेक्ट्स ने जब शेंशियन सेक्ट को एक झोपड़ी को फ्लाइंग व्हीकल की तरह यूज करते देखा तो सब हंसने लगे। और ये लोग शेंशियन नाम यूज करने की हिम्मत कर रहे हैं, कितना मजाकिया है। इस टाइम झोपड़ी पर मौजूद मैन ने जगह पर पहुंचकर पीछे ऑन ऑर्डर दिया, एल्डर जू पहले मेरे साथ नीचे चलकर सिचुएशन देखो। बाकी स्टूडेंट्स अभी शिप पर ही रहे। अगले ही मोमेंट जू युयान और मैन नीचे उड़कर गए और दोनों सीधे बाकी सेक्ट्स के रुकने वाले होटल में चले गए। दोनों के आते ही होटल के लोग जू युयान की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए। इस दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल लेडी भी है, इसे देखकर तो मेरा दिल ही चोरी हो गया। होटल का वर्कर जल्दी से वेलकम करने आया, आप दोनों का चिंगयुन पवेलियन में वेलकम है, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैन भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, ये चिंगयुन पवेलियन काफी बड़ा सेटअप है, एक नॉर्मल वर्कर की पावर भी टोंगलिंग रिलम की है। वर्कर ने रेट्स बताए, हमारे यहाँ रुकने का चार्ज 1000 लो ग्रेड शुआन स्टोन पर रूम है। ये सुनकर मैन रेट्स से डर गया। 1000 लो ग्रेड शुआन स्टोन पर रूम, ये तो पूरी तरह से लूट है। मेरे पास अभी पूरे मिलाकर बस कुछ 100 स्टोन है, वो भी मु युनफेंग ने दिए थे। क्या मैं शेंशियन सेक्ट का मास्टर होकर एक रूम का रेंट भी नहीं दे पाऊंगा? अचानक मैन को याद आया, मैंने इतने मास्टर्स को मारा है तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। फिर उसने सीधे सिस्टम को समन किया। एक ही सेकंड में सिस्टम ने उसके मारे हुए मास्टर्स से मिले सारे स्टोन सामने रख दिए। स्टोन का एक छोटा माउंटेन बन गया। इतने पैसे देखकर मैन को कॉन्फिडेंस आ गया। उसने तुरंत वर्कर से बात करनी चाहिए, लेकिन ऊपर से किसी ने आकर उसे रोक दिया। ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर देता हूँ। इस बात ने सबका ध्यान खींचा। ये तो सिरफैंग शॉप का यंग बॉस शाओ चांगफेंग है। अब तो ये लेडी इस बैड गाय के चंगुल से नहीं बच पाएगी। ये बंदा भले ही दिन भर मजे करता हो, लेकिन इसकी पावर कम नहीं है। अब ये वांगहो रिलम के टॉप पर है। मैन ने इस टाइम मौका देखकर कहा, ये भाई साहब हमारे लिए 7000 लो ग्रेड स्टोन देने को रेडी हैं। शाओ चांगफेंग ने मैन को नफरत से देखा, तुम्हारी क्या औकात, सिर्फ इस ब्यूटी के लिए मैं खुशी से पैसे दे सकता हूँ। मैन तुरंत हंसने लगा, मुझे लगा था तुम कोई बड़े अमीर हो, तुम तो खुद कंगाल निकले। इस बात ने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। उसने सिरफैंग शॉप के यंग बॉस का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। शाओ चांगफेंग ने गुस्से में मैन से कहा, अगर तुम इस चिंग्यून पवेलियन से बाहर कदम रखोगे तो मैं श्योर करता हूं कि तुम्हारी डेड बॉडी भी नहीं बचेगी। मैन ने भी स्माइल करते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम इस चिंग्यून पवेलियन में अटैक करने की हिम्मत नहीं रखते? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मेरी है। अगले ही मोमेंट एक पावरफुल अटैक ने शाओ चांगफेंग को उड़ा दिया। वो सीधे वॉल से टकराकर हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक हुए इस इंसिडेंट ने होटल के सभी लोगों को चौंका दिया। उसने चिंगेउन पवेलियन में अटैक करने की हिम्मत की, ये तो जान से हाथ धोएगा। इसके बाद मैन फिर से शाओ चांगफेंग के पास पहुंचा और उसका सिर सीधे ग्राउंड में दबा दिया। जब मैन शाओ चांगफेंग को ग्राउंड में दबा रहा था तो पीछे से एक तेज चिल्लाने की आवाज आई, रुक जाओ। एक सेकंड में एक डार्क स्किन्ड स्ट्रॉन्ग मैन दोनों के बीच आ गया। तुम कौन हो जो हमारे सिर फैंग शॉप के यंग बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसे देखकर आसपास भीड़ लग गई। ये तो सिर फैंग शॉप का एल्डर गुई शियोंग है। ये शुआन हुआंग रिलम का मास्टर है। मैन इस टाइम बिल्कुल नहीं डरा। उसने गुई शियोंग पर कमेंट किया, तो तुम ट्राई करके देख लो। अचानक ऊपर से एक और ब्यूटीफुल लेडी सामने आई। सर, आपको हमारे चिंग्यून पवेलियन के रूल्स तो पता ही होंगे। गुई शियोंग ने तुरंत मुड़कर रेस्पेक्ट दी। मैं गुई शियोंग, एल्डर जू जिन से मिलता हूँ। आसपास बातें होने लगी। सोचा नहीं था कि चिंग्यून पवेलियन की मैनेजर एल्डर जू जिन भी आ जाएंगे। ये एल्डर जू जिन शुआन हुआंग रिलम की मास्टर हैं। इस लड़के का काम तो आज खत्म है। मैन ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, एक नजर में ही दिल जीत लिया। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ये लड़का पागल हो गया है क्या? इस सिचुएशन में भी एल्डर जू जिनसे फ्लर्ट कर रहा है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि ये कैसे मरता है। गुई शियोन के फेस पर भी बुरा लुक आया। ये लड़का सच में अपनी डेथ खुद बुला रहा है। जो जिन भी गुस्से में थी, सर आपने हमारे चिंग्यून पवेलियन में अटैक करके रूल्स तोड़े हैं, अब आपका क्या प्लान है? गुई शियोन भी खुश हुआ। आखिरकार इस लड़के की डेथ का टाइम आ गया। मैन ने इस टाइम थोड़ा टोन डाउन किया। मेरा चिंग्यून पवेलियन के अगेंस्ट जाने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर अचानक उसकी टोन बदली, लेकिन चाहे कोई भी जगह हो, जो भी मेरे अगेंस्ट जाएगा वो मरेगा। आज वो लड़का मरा नहीं, ये सिर्फ चिंग्यून पवेलियन की रेस्पेक्ट की वजह से है। गुई शियोंग अचानक मैन पर अटैक करने लगा।
किड, तुम न सिर्फ चिंगयुन पवेलियन में बड़ी बातें कर रहे हो, बल्कि हमारे यंग बॉस को मारना भी चाहते हो। जू युयान तुरंत मैन के सामने आई और अटैक को ब्लॉक कर दिया, अपनी स्किल यूज की। देखा गया कि गुई शियोंग तुरंत जू युयान के अट्रैक्शन में आ गया और हिल भी नहीं पाया। जू युयान ने इस टाइम एक अट्रैक्टिव स्माइल दी। एक प्रॉब्लम कम होना अच्छी बात है और एक हाथ कम होना भी सही है। जू युयान ने तुरंत पावर लगाई। एक ही सेकंड में रिबन से गुई शियोन का हाथ उखाड़ दिया। एल्डर गुई शियोंग, क्या यही सही बात नहीं है? आसपास के लोग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। ये कैसे पॉसिबल है? एक रिबन से शुआन हुआंग रिलम के मास्टर का हाथ तोड़ दिया। मुझे लगा था ये लड़का बस एक मजाक है। सोचा नहीं था कि इसके पास इतना पावरफुल गार्ड है। शाओ चांगफेंग भी डर गया। अगर ये बंदा मुझे मारना चाहे तो जू जिन भी मुझे नहीं बचा पाएगी। मैन ने इस टाइम सही मौका देखकर कहा, मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरता हूं। अगर आप रूल्स के लिए हमारे अगेंस्ट इनका चाहती हैं, तो आज मैं आपका ये चिंगयुन पवेलियन तोड़ दूंगा। पास के कस्टमर्स भी हैरान थे। ये बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। मैंने पहली बार किसी को चिंगयुन पवेलियन तोड़ने की बात करते सुना है। जो जिन भी गुस्से में थी, तुम बस इसके दम पर मेरा चिंगयुन पवेलियन तोड़ने की बात कर रहे हो। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। इसकी पावर सच में मुझे डरा रही है। लेकिन चिंगयुन पवेलियन में सिर्फ मैं अकेली शुआन हुआंग रिलम की मास्टर नहीं हूं। मैन भी बिल्कुल नहीं डरा। अगर ऐसा है तो आप ट्राई करके देख सकती हैं। इस टाइम जू जिन ने देखा कि दोनों इतने स्ट्रांग हैं, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ये बंदा बहुत मिस्टीरियस है और इसके साथ का मास्टर ऐसा है जिससे मैं फाइट नहीं कर सकती। अगर सिचुएशन खराब हुई तो लॉस सिर्फ हमारे चिंगयुन पवेलियन का होगा। क्या सच में एक बेवकूफ लड़के के लिए हमें इस प्रॉब्लम में पड़ना चाहिए? अचानक उसके सामने एक ओल्ड मैन आया और उसे कवर किया। आसपास के लोग फिर से शॉक हुए। चिंगयुन पवेलियन के वाइस मास्टर भी आ गए। इस शाओ चांगफेंग ने सोचा नहीं होगा कि उसकी एक गंदी आदत से न सिर्फ उसका एल्डर इंजर्ड हुआ, बल्कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये एल्डर जिन शेंग ऐसे इंसान हैं जिनकी रेस्पेक्ट एम्पायर की रॉयल फैमिली भी करती है। जिन शेंग के आते ही उसने आगे कहा, इस इंसिडेंट में आपकी तरफ से वजह थी, इसलिए चिंगयुन पवेलियन आपके लिए एक एक्सेप्शन बनाएगा। लेकिन आपने शाओ चांगफेंग को पनिश किया है और एल्डर गुई शियोन का हाथ भी टूट गया है, तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं, कैसा रहेगा? ये देखकर मैन ने मन में कैलकुलेट किया। सोचा नहीं था कि इस चिंगयुन पवेलियन में शुआन हुआंग रिलम के टॉप लेवल का मास्टर भी होगा। कोई वंडर नहीं कि तीनों एम्पायर्स भी इस पावर से डरते हैं। तुरंत उसने आगे कहा, एल्डर जिन शेंग की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। जिन शेंग ने भी तुरंत अपना स्टैंड दिखाया। अगर ऐसा है तो चिंगयुन पवेलियन में आपका सारा खर्चा फ्री रहेगा और आप हमारे वीआईपी गेस्ट बन जाएंगे। एम्पायर की किसी भी ब्रांच में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर आसपास के लोग और हैरान हो गए। इतना बड़ा इंसिडेंट ऐसे खत्म हो गया? इस बंदे ने रूल्स तोड़े, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि वीआईपी कार्ड दे दिया गया। मैन ने ये देखकर कार्ड ले लिया तो एल्डर जिन शेंग का बहुत थैंक्स। फिर उसने मुड़कर शाओ चांगफेंग को देखा। उम्मीद है तुम इस चिंगयुन पवेलियन से बाहर कदम नहीं रखोगे, वरना तुम पक्का मरोगे। फिर हाथ घुमाकर नीचे एक गोल्ड लाइट भेजी। वो लाइट सीधे नीचे गई और गुई शियोन का हाथ काट दिया। और इस टाइम चिंगयुन पवेलियन के दोनों लोगों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैन ने इन दोनों को हैंडल करने के बाद जू युयान से कहा, अब बाकी लोगों को नीचे बुला लो। खुद जिन शेंग के साथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जब सब लोग हट गए, शाओ चांगफेंग जल्दी से आगे आया। एल्डर गुई शियोंग, अब हम क्या करें? गुई शियोन को पसीना आ रहा था। तुम जल्दी से मास्टर को कांटेक्ट करो और बोलो कि सिरफेंग शॉप के मास्टर्स को लेकर आए। इस बंदे को शेनलिंग सिटी में ही मारना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। शाओ चांगफेंग ने जल्दी से ऑर्डर दिया, मास्टर को मैसेज भेजो। फिर शाओ चांगफेंग ने पूछा, तो क्या हम इस फेंगमो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे? गुई शियोंग दर्द में हाथ पकड़े बोला, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाओ। फिर वो रोते हुए अपना हाथ पकड़कर हॉल से चला गया और शाओ चांगफेंग हेल्पलेस होकर वहीं खड़ा रह गया। इस टाइम शेंशियन सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स चिंगयुन पवेलियन की 5वें फ्लोर पर बाकी सेक्ट से मिलने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। शेंशियन सेक्ट को अचानक आते देखकर बाकी सेक्ट्स को अच्छा नहीं लगा। चिंगयुन पवेलियन के एल्डर ने इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। दोस्तों, ये शेंशियन सेक्ट के सेक्ट मास्टर वांग हैं। चिंगयुन पवेलियन को इतना रेस्पेक्ट देते देखकर बाकी सेक्ट्स भी पीछे नहीं रहे। सेक्ट मास्टर वांग इतनी कम एज में एक सेक्ट संभाल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पता नहीं शेंशियन सेक्ट कहां सिचुएटेड है। टाइम मिलने पर हम जरूर मिलने आएंगे। मैन ने तुरंत जवाब दिया, हमारा शेंशियन सेक्ट सिंगयाओ माउंटेन के आउटर पार्ट की एक वैली में है। आप जब चाहें मिलने आ सकते हैं। लेकिन वो लोग कंफ्यूज हो गए। जहां तक मुझे पता है, शिंगयाओ माउंटेन के आउटर एरिया में कोई स्ट्रॉन्ग सेक्ट नहीं है। मैन ने तुरंत शो ऑफ करना शुरू किया। सच कहूं तो हमारा शेंशियन सेक्ट एक एंशिएंट हिडन सेक्ट है जो हाल ही में बाहर आया है। हमारे 5वें जनरेशन के सेक्ट मास्टर तोंगतियान जियाओजू अपनी पावर के दम पर गॉड से फाइट करने गए थे, लेकिन वो हार गए और एक कर्स आ गया। हमारा सेक्ट छिपने पर मजबूर हो गया ताकि उस कर्स से बचा जा सके। लकीली 9वीं जनरेशन के सेक्ट मास्टर चितियान द शेंग बाहर आए
और उन्होंने उस कर्ज को तोड़ा जिससे हमारा सेक्ट फिर से दुनिया के सामने आ पाया। चितियान दशेंग भी उस कर्ज को तोड़ने में मारे गए, तब जाकर ये सेक्ट मास्टर की पोजीशन मुझे मिली। मैं पहली बार दुनिया में आया हूँ, तो आप सब लोगों से गाइडेंस की उम्मीद है। ये सुनकर आसपास के सेक्ट्स हैरान रह गए। ये सच में एक एंशिएंट हिडन सेक्ट है। सबको अपनी बातों से डरा हुआ देखकर मैन के फेस पर स्माइल आ गई। बेवकूफ बनाना कितना ईजी है। लेकिन शेनशियन सेक्ट के लोग भी डर गए। हमें पता था कि शेनशियन सेक्ट की हिस्ट्री पुरानी है, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना डेंजरस बैकग्राउंड होगा। इतने पावरफुल सेक्ट का सपोर्ट होने पर उस यॉरी एम्परर से भी क्या डरना। ली हे भी थोड़ा डर गया। कोई वंडर नहीं कि शेनशियन सेक्ट में अचानक इतने मास्टर्स आ जाते हैं। इस टाइम चिंग्युन पवेलियन के एल्डर ने जल्दी से माफी मांगी। सोचा नहीं था कि शेनशियन सेक्ट का इतना बड़ा बैकग्राउंड होगा। हमारी तरफ से कोई कमी हुई हो तो माफ करना। बातें करने के बाद सब लोग जल्दी से वहां से निकल गए। इस टाइम जुजिन ने पूछा, एल्डर आपको क्या लगता है कि सेक्ट मास्टर वांग की बातों पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? एल्डर ने जाते हुए लोगों को देखकर कहा, कल तक सब पता चल जाएगा। सिर्फ फैंग शॉप से पंगा लेना इजी नहीं है। अगर वो बच गए तो 50% ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं बचे तो बस ढोंगी थी। मुझे भी देखना है कि शेनशियन सेक्ट वैसा ही है जैसा उसने बताया। वापस जाने के बाद एक सेक्ट का बंदा गुस्से में बोला, क्या शेनशियन सेक्ट बकवास है। इस बेवकूफ लड़के को कल मैं देखूंगा कि वो सिरफेंग शॉप का गुस्सा कैसे झेलता है। फिर वो जल्दी से अपने रूम से निकला और अपने स्टूडेंट को अकेले छोड़ गया। ये देखकर उस लेडी स्टूडेंट ने स्पेस में आवाज दी, मास्टर आप बाहर आ सकती हैं। अगले ही सेकंड एक रेड ड्रेस वाली छोटी लड़की वहां अपर हुई। उस लेडी ने जल्दी से पूछा, मास्टर क्या उस शेनशियन सेक्ट ने जो कहा वो सच था? छोटी लड़की ने जवाब दिया, काफी चांसेस हैं कि सच हो। अभी पास से देखने पर उस सेक्ट मास्टर वांग की बॉडी पर एक मिस्टीरियस पावर की शील्ड थी, लेकिन एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि उसकी पावर शुआन हुआंग रिलम के टॉप पर है। लेडी फिर भी कंफ्यूज थी। शुआन हुआंग रिलम का टॉप होना सच में डेंजरस है, लेकिन उस बैकग्राउंड के हिसाब से मैच नहीं करता। छोटी लड़की ने कैजुअली कहा, अगर मैं कहूं कि उसकी एज बस 20 साल है तो। इस एक लाइन ने उस लेडी को पूरी तरह शॉक कर दिया। 20 साल का शुआन हुआंग रिलम का टॉप, ऐसा टैलेंट आज तक नहीं सुना। इस टाइम ढेरों सेक्ट्स कंपटीशन के स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। इतने सारे सेक्ट्स को एक इंसान का वेट करते देखकर मैन को थोड़ा डाउट हुआ, इस कंपटीशन को कौन होस्ट कर रहा है जो अभी तक नहीं आया? पास के चिंगेन पवेलियन के एल्डर ने समझाया, ये यॉरी एम्पायर के जनरल चेन ली हैं। उन्हें एम्पायर का गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। उनकी पावर शुआन हुआंग रिलम के टॉप पर है। वो एम्पायर के मेन लीडर हैं। ये सुनकर मैन को थोड़ा शॉक लगा। वो यॉरी एम्परर इस कंपटीशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि सिर्फ होस्ट करने के लिए शुआन हुआंग रिलम के टॉप मास्टर को भेज दिया। शुआनचा इस टाइम हंसने लगा। वो यॉरी एम्परर मेरे सील तोड़ने से बहुत ज्यादा डर रहा है। अचानक एक बहुत बड़ी शिप सबके सामने आई और उस पर यॉरी एम्पायर के जनरल और प्रिंस बैठे थे। दोनों के नीचे आते ही प्रिंस ऊपर बैठ गया और जनरल पीछे गार्ड बनकर खड़ा हो गया। ये देखकर सारे सेक्ट्स ने झुककर विश किया, प्रिंस को प्रणाम, जनरल को प्रणाम। प्रिंस को देखकर मैन ने उसकी पावर समझ ली। इन दिनों मैंने जितने भी टैलेंट देखे हैं उनमें से कुछ ही वांगो रिलम के मिड लेवल तक पहुंचे हैं। सोचा नहीं था कि ये प्रिंस वांगो रिलम के टॉप तक पहुंच चुका है। जनरल ने इस टाइम सबसे कहा, इस बार के फेंगमो कंपटीशन में कोई रूल्स नहीं है। 3 दिनों में जो सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारेगा वो जीतेगा। नीचे पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के फेस पर डर आ गया। ऐसे रूल्स से तो इस कंपटीशन में बहुत खून खराबा होगा। इनमें ऐसे लोग भी होंगे जो जानबूझकर यंग टैलेंट्स को मारेंगे। जनरल ने इस टाइम एक टोकन निकाला। ये फेंगमो टोकन है। तुम लोग इस टोकन को लेकर जितने मॉन्स्टर्स मारोगे ये उनकी पावर को पॉइंट्स में बदल देगा। मॉन्स्टर की पावर जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वही फेंगमो कंपटीशन का विनर बनेगा। अगर तुम्हारा टोकन छीन लिया जाता है तो इसका मतलब है कि तुम इसके लायक नहीं थे। अगले ही मोमेंट उसने ढेरों टोकन नीचे फेंक दिए। जो इन रूल से नहीं डरते वो ये टोकन ले लो। तुरंत ही नीचे के कई निडर टैलेंट्स टोकन के लिए फाइट करने लगे। मैन ने भी एल्डर्स को ऑर्डर दिया, तुम लोग इस कंपटीशन की एज लिमिट में नहीं आते तो तुम चिंग्युन पवेलियन में ही रुको। फिर वो यंग स्टूडेंट्स को लेकर कंपटीशन की जगह की तरफ निकल पड़ा। उस वक्त उनके साथ खड़े शिन्युन पवेलियन को भी थोड़ा डाउट हुआ, क्या इस सेक्ट मास्टर की उम्र 30 साल से कम है? उसी समय वो आदमी बाकी सब डिसाइपल्स को लेकर डिमन सीलिंग ग्राउंड्स में एंटर कर चुका था। क्राउन प्रिंस भी कल जिस शेनजियान सेक्ट की लड़की को ऑब्जर्व किया था उसे लेकर अंदर आ गया। क्राउन प्रिंस ने तब डायरेक्ट उस लड़की से कहा, तियानशिन इस बार तुम मेरे साथ ही रहना। पर उस तियानशिन ने अपना सिर हिलाकर क्राउन प्रिंस को मना कर दिया। क्राउन प्रिंस तब भी नहीं माना और बोला, इस बार डिमन सीलिंग कंपटीशन के रूल्स बहुत क्रूअल हैं, स्टबन मत बनो, मेरे साथ ही रहो। पर तियानशिन ने क्राउन प्रिंस को इग्नोर किया और उस आदमी की तरफ जाने लगी, मेरे पास पहले से ही टीममेट है। ये सीन देखकर सोलियर एम्पायर के क्राउन प्रिंस को बहुत गुस्सा आया। उस वक्त ट्रायल ग्राउंड्स में हाल ही में आए शेनजियान सेक्ट के सब लोग आराम से चाय पी रहे थे। साइड में मोटे लड़के ने अचानक कहा, सेक्ट मास्टर क्या हम अभी भी मूव नहीं करेंगे? शॉर्ट वाइल में सारे डिमंस को वो लोग मार डालेंगे। वो आदमी बिल्कुल जल्दी में नहीं था। वो डिमंस अगर खत्म हो गए तो बाकी लोगों से छीन लेंगे, मेहनत करके मारने की क्या जरूरत है? अचानक आगे से एक आवाज आई, तियानशिन सेक्ट की ली,
तियानशिन वार्म सेक्ट मास्टर और बाकी फेलो डाओइस्ट्स को ग्रीट करती है। तियानशिन शेनजियान सेक्ट ज्वाइन करना चाहती है। उम्मीद है वार्म सेक्ट मास्टर मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अचानक आए इस डिसाइपल ने उस आदमी को इतना डरा दिया कि उसने पानी थूक दिया। ली मिस तियानशिन सेक्ट, जैसे टॉप सेक्ट में रहने के बाद तुम हमारे शिनजियान सेक्ट में क्यों आना चाहती हो? ली तियानशिन ने तब असली वजह बताई, क्योंकि तियानशिन सेक्ट को मेरा कल्टीवेशन टैलेंट नहीं बल्कि मेरी खूबसूरती चाहिए थी। वो लोग मेरा फायदा उठाकर सोलियर एम्पायर के क्राउन प्रिंस यूफो से क्लोज होना चाहते थे। उस आदमी को तब भी थोड़ा डाउट था। तियानशिन सेक्ट भले ही तुम्हारा फायदा उठा रहा हो, पर एम्पायर के क्राउन प्रिंस का स्टेटस तुम्हारे साथ मैच करता ही होगा। ली तियानशिन ने एक्सप्लेन करना जारी रखा। प्रिंस का स्टेटस नोबल है, अगर उसके साथ शादी हो जाए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, पर किसी को नहीं पता कि प्रिंस बाहर से शाइनी और अंदर से सड़ा हुआ है। एक बार मुझे पैलेस में इनवाइट किया गया और गलती से मैं प्रिंस के पैलेस में चली गई। प्रिंस के पैलेस में रखी डेकोरेटिव चीजें एक अजीब और अनकंफर्टेबल एनर्जी छोड़ रही थीं। उनमें से सबसे वियर्ड वो चेयर थी जिस पर प्रिंस बैठता था। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ थोड़ी वियर्ड चीज है। तब तक प्रिंस आराम से अपने पैलेस में आया। जब वो उस चेयर पर बैठा तब मुझे समझ आया, इस चेयर पर नक्काशी की गई औरतें जिंदा थीं और हेल्प के लिए चिल्ला रही थीं। बाद में मुझे पता चला कि प्रिंस के पास एक मैजिकल जेड सील है, जिसे एक बार प्रेस करने से कोई भी जिंदा इंसान जेड बन जाता है और वो अपनी पसंद की कुछ ब्यूटीज को चेयर बना देता है। वो आदमी भी थोड़ा सरप्राइज हुआ। मुझे लगा था सिटी के लोग बहुत शातिर होते हैं, पर पैलेस के अंदर तो मास्टर लेवल का काम चल रहा है। ये प्रिंस बहुत परवर्ट है, पर तुमने पहले ही तियानशिन सेक्ट से बगावत क्यों नहीं की? ली तियानशिन ने भी कहा, मेरी फैमिली तियानशिन सेक्ट के एरिया में है। अगर मैं बगावत करूंगी तो फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पूरे एम्पायर में एक भी बड़ा सेक्ट एम्पायर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखता। सिर्फ आपने और शेनजियान सेक्ट ने मुझे एक उम्मीद दी है। उस आदमी ने तब उससे सीधे कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं तो तुम्हें अपनी वैल्यू दिखानी होगी। ली तियानशिन ने तब आगे कहा, मैं सिर्फ ठीक ठाक कल्टीवेट करती हूं, बल्कि एक 8 ग्रेड एल्केमी मास्टर भी हूं। ये सुनते ही आसपास के सभी डिसाइपल्स शॉक हो गए। 20 की उम्र में ही 8 ग्रेड एल्केमी मास्टर थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने टाइम में किसी अननोन रीजन की वजह से एल्केमी और फॉर्मेशन जैसी हेवनली डोमेन कल्टीवेशन स्किल्स खत्म हो गई थीं। आज के टाइम में बची हुई हेवनली डोमेन स्किल्स बहुत दुर्लभ हैं। तीनों एम्पायर्स में 8 ग्रेड से ऊपर के एल्केमी मास्टर्स अनगिनत से भी कम हैं और 20 की उम्र का 8 ग्रेड एल्केमी मास्टर तो कभी सुना ही नहीं गया था। वो आदमी अचानक मुड़कर जाने लगा। एल्केमी मास्टर दूसरे बड़े सेक्ट्स के लिए प्रेशियस एसेट हो सकते हैं, पर शेनजियान सेक्ट के लिए वो किसी काम के नहीं है। चलो, ये सुनकर ली तियानशिन को भी डिसअपॉइंट होकर जाना पड़ा। तियानशिन ने आप सबको डिस्टर्ब किया। उस वक्त उस आदमी ने फिर से कहा, तुम सेक्ट की बात मानकर चलो और डिमन सीलिंग ग्राउंड्स चलते हैं। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने मान ली है। आज से ली तियानशिन और तुम्हारी फैमिली को यह सेक्ट प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी हाथ लगाएगा तो मरेगा, चाहे वो सोलियर एम्पायर ही क्यों ना हो। ये सुनकर ली तियानशिन ने जल्दी से अपने सारे फाइनेंशियल्स उस आदमी को दे दिए। इस वक्त आगे बढ़ते हुए ली फेइवू को कुछ अजीब लगा। आगे का ये एरिया बहुत वियर्ड है। तभी मोटा लड़का किसी कोरल जैसी चीज पर गिरा। मोटे लड़के ने पास जाकर पीछे की तरफ देखा। ये चीज कोरल नहीं है, ये उल्टी उगी हुई एक फॉरेस्ट है। अचानक आसमान से एक दहाड़ आई। मोटा लड़का उस आवाज से ऊपर से डरकर नीचे गिर गया। अगले ही पल एक बड़ा मॉन्स्टर बॉडी आसमान से नीचे आकर सबके सामने प्रकट हुआ। ये देखकर वो आदमी बिल्कुल शांत था। ये कोई इन्फेक्टेड बीस्ट होगा, शायद किंगडम पीक स्टेज का कल्टीवेशन है। तुम में से कौन जाएगा? मोटा लड़का पीछे हटने लगा। शैनजुई वैली के मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार फाइट शुरू हुई तो जान जाने तक चलती है। मैं जाऊंगा तो क्या उनके लिए खाना बन जाऊंगा? उस वक्त मू युनफे ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी। तो मैं ही इस पहली फाइट की शुरुआत करता हूँ। वो आदमी तुरंत बोला, ठीक है, देखते हैं मू युनफे ने ये कुछ दिन ये गुच्चन की गाइडेंस में क्या प्रोग्रेस की है। ये देखकर अभी अभी ज्वाइन करने वाली ली तियानशिन भी शॉक हो गई। वो तो किंगडम पीक स्टेज का मॉन्स्टर टोंग्युन मोयुआन है, पर सेक्ट मास्टर और मू सीनियर ब्रदर की नजरों में ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑर्डिनरी छोटा बीस्ट हो जिसे कभी भी बुली किया जा सकता है। और आगे का मोयुआन अब गुस्से में बहुत जोर से दहाड़ने लगा। अगले ही पल अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ का यूज करके आगे की तरफ अटैक कर दिया। मू युनफे ने बिना डरे अपनी स्वॉर्ड में पावर कलेक्ट की और फिर तुरंत अपनी सीखी हुई स्किल स्काई रेड स्वॉर्ड का यूज करके टोंग्युन मोयुआन पर अटैक कर दिया और इस स्वॉर्ड ने उस टोंग्युन मोयुआन को सीधे दूर उड़ा दिया। तुरंत जमीन पर गिरकर उसने एक मुंह खून उल्टी कर दिया। मू युनफे ने अपनी स्वॉर्ड के साथ फिर से उस टोंग्युन मोयुआन पर अटैक कर दिया। इस वक्त अटैक झेलने वाला टोंग्युन मोयुआन भी बहुत गुस्से में था। अगले ही पल उसने अपनी लास्ट पावर का यूज करके मू युनफे के साथ क्लैश किया। उस वक्त दूर खड़े ली तियानशिन भी बहुत शॉक हो गए।
शेनजियान सेक्ट के डिसाइपल्स इतने पावरफुल हैं क्या? इस वक्त बैटलफील्ड में टोंगयुन मोयुआन ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था और अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी कर रहा था। अगले ही पल वो बुलेट की तरह मू युनफे की तरफ भागा। इस अटैक ने सीधे मू युनफे को रोक लिया। अपने हाथ में टूटी हुई स्वॉर्ड देखकर मू युनफे को भी तनना पड़ा। ये क्या फिर से सिर्फ स्वॉर्ड का हैंडल बचा है? इस वक्त टोंगयुन मोयुआन बिना रुके मू युनफे पर लगातार अटैक कर रहा था, पर हथियार खोने के बाद भी मू युनफे बिना डरे स्वॉर्ड हैंडल के साथ ही उससे फाइट करने लगा। फिर सही मौका देखकर सीधे स्वॉर्ड हैंडल से टोंगयुन मोयुआन पर प्रहार कर दिया। साइड में फाइट देख रही ली तियानशिन घबरा गई। नोमू सीनियर ब्रदर भूल गए कि उनकी स्वॉर्ड का सिर्फ हैंडल बचा है। अगले ही पल अभी तक एनर्जेटिक रहने वाला टोंगयुन मोयुआन सीधे खून की उल्टी करके जमीन पर गिर गया। मू युनफे इस वक्त कॉन्फिडेंस के साथ मुड़कर शेनजियान सेक्ट के लोगों की तरफ आने लगा। ली तियानशिन ने यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आया। ये क्या हो रहा है? क्यों मू सीनियर ब्रदर ने बिना ब्लेड वाली स्वॉर्ड से टोंगयुन मोयुआन को मार डाला? उस आदमी ने तब एक्सप्लेन किया, किसने कहा कि उस स्वॉर्ड में ब्लेड नहीं है, बस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। मू युनफे ने जैसे ही स्वॉर्ड उठाई, उसकी ब्लेड फिर से आ गई। ये देखकर वो आदमी भी समझ गया कि मू युनफे ने शिमेन एल्डर को फॉलो करके उनकी ड्रैगन स्वॉर्ड हैंडल टेक्निक सीख ली है। टोंगयुन मोयुआन की सांस रुकते ही एक गोल्डन लाइट उसकी बॉडी से निकली। अगले ही पल वो सीधे मू युनफे के हाथ के टोकन में समा गई। फिर उसने पीछे मुड़कर सेक्ट मास्टर से कहा, 10,000 पॉइंट्स ऐसे ही आसानी से मिल गए। इस वक्त उसे बिल्कुल नहीं पता था कि पीछे का टोंगयुन मोयुआन धीरे धीरे फिर से उठ खड़ा हुआ। स्वॉर्ड शेप ली फेवू ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मू जूनियर ब्रदर, पीछे डिमन पर नजर रखो। हमने देखा कि पीछे का टोंगयुन मोयुआन अब ब्लड फॉग बनकर मू युनफे की तरफ झपट्टा मार रहा था। स्वॉर्ड शेप मू युनफे ने जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालकर पीछे के ब्लड फॉग को काट डाला। इससे उसे बहुत डर लगा। अभी अभी डिमन को मारने में मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हुई है। बची हुई स्पिरिचुअल एनर्जी से मैं सिर्फ एक बार ड्रैगन स्वॉर्ड हैंडल का यूज कर सकता हूँ। पीछे के ब्लड फॉग को काटने के बाद उसके अंदर से सीधे एक टोकन बाहर गिर गया। ये देखकर मू युनफे सोचने लगा, ब्लड फॉग में बदलना ये किसी बीस्ट जैसा नहीं लग रहा। इसका टारगेट डिमन सीलिंग टोकन था। लगता है मुझ पर अटैक करने वाला कोई और टैलेंट था। इस वक्त पूरी तरह थके हुए मू युनफे के पास आने वाले अटैक से बचने की भी ताकत नहीं थी। स्वॉर्ड शेप साइड की लितियानशिन ने जल्दी से आगे बढ़कर मू युनफे को खींच लिया, पर उसके इस एक्शन से खुद वो भी बुरी तरह घायल हो गई। इस वक्त अटैकर ने छुपना बंद किया और ब्लड फॉग से बाहर आया। मैं कितना लकी हूं कि कंपटीशन शुरू होते ही मेरे ब्लड वेव गॉज ने 2 किंगडम स्टेज के लोगों को फिनिश कर दिया। ये देखकर ली तियानशिन को भी समझ आ गया कि अभी की वियर्ड सिचुएशन क्या थी। ये आदमी ब्लड मैजिक चार्म्स का यूज करके लिविंग बीइंग्स के ब्लड को कंट्रोल करता है, और इस तरह के यूनिक चार्म से हम पर अटैक करने वाला सिर्फ केओस सेक्ट का टैलेंट फेंगमो है। उस फेंगमो ने सामने के लोगों को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानशिन सेक्ट की फेरी ली तियानशिन सिस्टर भी यही हैं और इतनी अनलकी हैं कि मेरे ब्लड वेव गॉज के सामने आ गई। पर ली तियानशिन ने सामने वाले इंसान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फेंगमो, तुम जैसे सोलियर एम्पायर के बड़े सेक्ट के टॉप टैलेंट होकर भी मौके का फायदा उठाने की शर्म नहीं है। फेंगमो ने एक ईविल स्माइल दी। मैं कौन सा तरीका यूज करता हूं इससे तुम्हें क्या मतलब है? अब तुम और तुम्हारे साथी बुरी तरह घायल हो चुके हो। अगर जान नहीं गंवानी है तो इस यंग मास्टर की अच्छे से सेवा करो। ये सुनकर पीछे शेनजियान सेक्ट के लोग गुस्से से पागल हो गए और वहीं अटैक करने वाले थे उस आदमी ने हाथ आगे बढ़ाकर पीछे के कुछ डिसाइपल्स को रोक लिया। ली तियानशिन ने भी इस वक्त आराम से बोलना शुरू किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं फेंग जूनियर ब्रदर, तो कम से कम पहले मुझे अपनी इंजरीज ठीक करने दीजिए। फेंगमो ने जैसे ही सोचा कि कोई ब्यूटी उसकी सेवा करेगी, उसने तुरंत ही हीलिंग पिल्स निकाल ली। ली तियानशिन ने सीधे अपनी चेस्ट से पिल्स की एक बोतल निकाली। जूनियर ब्रदर, इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे अच्छी है। अगले ही पल उसने पिल्स बाहर निकाल दी। देखा कि पिल्स के चारों तरफ लाइटनिंग गूंज रही है और थंडर की आवाज आ रही है। फिर ली तियानशिन ने पिल्स पर मेडिसिन पॉट से हिट किया। तुरंत वो पिल्स बुलेट की तरह सीधे आगे के लोगों की तरफ शूट हुई। एक ही सेकंड में फेंगमो लाइटनिंग से पूरी तरह चमकने लगा, पर अगले ही पल वो जोर से हंसने लगा। तुम्हारी ये मामूली सी लाइटनिंग मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगी फेंगमो? ये सुनकर फेंगमो के पीछे के डिसाइपल्स जल्दी से चीयर करने लगे। सीनियर ब्रदर, आप वाकई हमारे केओस सेक्ट के टॉप टैलेंट हैं। मरना भी तुम्हारी किस्मत में था। ये सब देखकर शेनजियान सेक्ट के डिसाइपल्स को भी समझ आ गया कि उनका सामना किसी खतरनाक इंसान से हुआ है। उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमी को मोहरा बना लिया। फेंगमो ने ली तियानशिन को चिल्लाकर कहा, लगता है तुम अपनी मौत खुद बुला रही हो। आज ये यंग मास्टर तुम्हें परमानेंटली खत्म कर देगा। देखा कि उसने अपना हाथ लहराया और अनगिनत ब्लड फॉग सीधे ली तियानशिन की तरफ झपटे। उस वक्त
ली त्यानशिन और मू यूनफेई में डिफेंस करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अचानक मोटे लड़के की फिगर उन दोनों के सामने आ गई। अपनी बॉडी से उसने उस अटैक को रोक लिया। इस वक्त मोटा लड़का बहुत एरोगेंट था। सेक्ट मास्टर को जब से मेरी इस बॉडी का पता चला है, उन्होंने मुझे जहां भी जरूरत हो एक ह्यूमन शील्ड बना दिया है। उस वक्त वो आदमी अपने बाकी डिसाइपल्स के साथ आराम से उन लोगों की तरफ आने लगा। इस वक्त वो आदमी धीरे धीरे आगे के घायल मू यूनफेई के पास आया और बोला, आज का लेसन तुम्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। फिर आगे की तरफ देखने लगा। आज मैं अपने डिसाइपल्स को खुद ट्रेन करना चाहता था, पर तुम जैसे वेस्ट बहुत ज्यादा हैं। सामने फेंकमो अभी भी बकवास कर रहा था। तुम जैसे वेस्ट मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी कैसे करते हैं? उस आदमी ने सीधे पीछे मुड़कर ली हे की तरफ देखा। इस वेस्ट को मारने में कितना टाइम लगेगा? ली हे कॉन्फिडेंस के साथ आगे आया और बोला, एक तीर ही काफी है। उसी समय दूसरी तरफ ली तियानशिन ने जल्दी से पिल्स निकालकर रिकवर करना शुरू किया और उसकी बॉडी पर एक रेड लाइट चमकी। तभी ली तियानशिन ने जल्दी से कहा, मैं अभी मरने वाली थी मास्टर, आप इतनी देर से कहां थे? रिंग की ग्रैंडमा ने तुरंत कहा, शेनजियान सेक्ट के मास्टर के साथ हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारी पिल्स की वजह से तुम्हारी इंजरीज जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं अभी इसलिए बाहर आई हूं क्योंकि मैं देखना चाहती हूं कि तुम्हारे ये ली हे सीनियर ब्रदर कैसे एक तीर से इस केओस सेक्ट के टैलेंट को फिनिश करते हैं। फेंगमो ने ली हे को आगे आते देख जोर से हंसना शुरू किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे वेस्ट भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत रखेंगे। अगले ही पल उसने अपना सबसे स्ट्रांग अटैक वेव ब्रेकिंग वॉरियर चिल्लाते हुए शुरू किया। मरना है तो आज मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। ली हेई ने बॉडी को थोड़ा टिल्ट करके पहला अटैक मिस कर दिया, फिर एक स्लाइड करके दूसरा अटैक भी मिस कर दिया। उसके बाद अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधे सामने प्रहार किया। एक ही सेकंड में ली हेई ने स्वॉर्ड लेकर पीछे के 3 अटैक्स के साथ एक साथ क्लैश किया। ये देखकर रिंग की ग्रैंडमा ने भी कहा, इस लड़के को पता है कि वेव ब्रेकिंग वॉरियर का हर एक मूव पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए इसने तीसरे और चौथे मूव का यूज करके सबसे स्ट्रांग 5वें मूव को रोक लिया। कुछ ही सेकंड्स में सारे अटैक्स क्लैश हुए और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, पर जब धुआं साफ हुआ तो एक स्वॉर्ड हवा में दिखाई दी। देखा कि ली हेई सीधे सामने फेंक मो की तरफ प्रहार कर रहा था, पर अगले ही पल एक हाथ अचानक प्रकट हुआ और ली हेई की स्वॉर्ड को पकड़ लिया। फेंक मो जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगा तुम कितने पावरफुल हो? मेरी ग्रिप से बच नहीं पाए? साइड में खड़े ली त्यानशिन ने तब अचानक कहा, फेंगमो तुम क्रेडिट लेना बहुत अच्छे से जानते हो। क्लियरली तुम्हारे जूनियर ब्रदर ने उस स्वॉर्ड को पकड़ा था। जब सबने ध्यान से देखा तो एक ब्लड रेड लाइट दिखाई दी और स्वॉर्ड की ब्लेड उसके जूनियर ब्रदर के हाथ में थी। फेंगमो डरकर चिल्लाया, इम्पॉसिबल, ये क्या हो गया? कुछ ही टाइम में फेंगमो और बाकी लोगों के सिर उस रेड लाइट के साथ बड़े होकर नीचे गिर गए और ली हेई ने पहले ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्वॉर्ड वापस ले ली। ये देखकर रिंग की ग्रैंडमा बहुत शॉक हो गई। कितनी पावरफुल स्वॉर्ड थी। शायद यही शेनजियान सेक्ट का असली टैलेंट है। ली तियानशिन भी शॉक हो गई। अभी मुझे लगा कि ली हेई सीनियर ब्रदर का ये अटैक फेल हो गया, पर अफसोस की बात है कि ली हेई सीनियर ब्रदर ने प्रॉमिस तोड़ा और दोनों के सिर काट दिए और जगह बदल दी। ये पक्का एक से ज्यादा स्वॉर्ड का यूज था। ग्रैंडमा ने जल्दी से कहा, तियानशिन तुम गलत हो, उसने सच में सिर्फ एक ही स्वॉर्ड का यूज किया है। तुम्हारी कल्टीवेशन कम है, इसलिए मास्टर ने साफ साफ देखा है। अभी ली हेई ने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड का यूज किया और बहुत कम टाइम में एक साथ सिर काटना और पोजीशन बदलना दोनों कर दिया। इस वक्त ली हेई को डिमन सीलिंग टोकन से पॉइंट्स मिल गए थे। उसने सीधे टोकन उस आदमी को फेंक दिया। सेक्ट मास्टर उनके पॉइंट्स उस पर ट्रांसफर हो गए हैं। ये देखकर उस आदमी को लगा कि उसका प्लान बिल्कुल सही था। दूसरों के पॉइंट्स छीनना ही सबसे सही तरीका है। इस वक्त कंपटीशन में आए सारे सेक्ट्स के लोग सामने के डिमन सीलिंग लीडर बोर्ड को देख रहे थे। इस लीडर बोर्ड पर एम्पायर के क्राउन प्रिंस यूफेई ने नंबर 1 पोजीशन ले रखी थी। अनगिनत लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये यूफेई सच में एम्पायर की यंग जनरेशन में सबसे टॉप का इंसान है। इस डिमन सीलिंग कंपटीशन का विनर तो क्राउन प्रिंस यूफेई ही होगा। पर मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वो था केओस सेक्ट का यंग मास्टर बुलैंग जी, जो सीधे सेकंड पोजीशन पर है और जिसके पास 20,000 पॉइंट्स हैं। केओस सेक्ट का एल्डर जल्दी से हम्बल होने लगा। एल्डरलिन, आप कह रहे हैं हमारे सेक्ट का यंग मास्टर युताओ भी किसी से कम नहीं है और हमारे क्योस सेक्ट के यंग मास्टर के बराबर पहुंच गया है? अभी अभी बात करने वाले एल्डरलिन भी हंसने लगे और क्योस सेक्ट के एल्डर से बात करने लगे। पर जब दोनों अपनी बात में बिजी थे तभी एक डिसाइपल ने अचानक कहा, फेंगमो कहां गया? वो क्योस सेक्ट का एल्डर गुस्से में चिल्लाया, क्या कहां गया? ढंग से बात करो। पक्का मेरे सेक्ट के फेंगमो को पॉइंट्स मिले होंगे और उसकी रैंक बढ़ी होगी। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? पर जब उसने देखा तो वो बहुत डर गया, जल्दी से स्टेज पर भागा। एल्डर चेन मेरे सेक्ट के टैलेंट फेंक मो का नाम डिमन सीलिंग लीडर बोर्ड से अचानक गायब हो गया है। देखिए, क्या डिमन सीलिंग लीडर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है? चैन ने सीधे मना किया, डिमन सीलिंग लीडर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसके नाम के गायब होने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि फेंग मो को किसी ने मार दिया है। यह सुनकर क्योस सेक्ट का एल्डर जोर से चिल्लाया, कौन है जो मेरे क्योस सेक्ट के टैलेंट को मारने की हिम्मत रखता है? अचानक ली तियानशिन के सेक्ट के एल्डर ने सामने आकर रिमाइंड कराया, एल्डर चेन
शेनजियान सेक्ट के सेक्ट मास्टर वार्म के पॉइंट्स फेंग मो के पॉइंट से बिल्कुल मैच करते हैं। शायद उसी ने मारा होगा, वरना इतनी जल्दी फेंग मो का नाम कैसे गायब हो गया और वो सीधे टॉप 20 में कैसे आ गया। ये सुनकर क्योस सेक्ट का एल्डर गुस्से में शेनजियान सेक्ट की तरफ देखने लगा। तुम शेनजियान सेक्ट वालों की इतनी हिम्मत! अगर तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने मेरे क्योस सेक्ट के टैलेंट को मारा है तो ये एल्डर तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को मार देगा। तुरंत उसने अपनी पूरी पावरफुल एनर्जी निकाली और केओस सेक्ट की अल्टीमेट स्किल का यूज किया। एक पावरफुल वेव सीधे शेनजियान सेक्ट के लोगों की तरफ बढ़ी। अभी अभी वार्निंग देने वाला एल्डर हंसने लगा। क्योस सेक्ट के एल्डर चेन तो मिडिल स्टेज के पावरफुल इंसान हैं। शेनजियान सेक्ट इस बार पक्का मरेगा। पर तभी शेनजियान सेक्ट का ये चेंगचेंग भीड़ से धीरे धीरे बाहर आया। हाथ में स्वॉर्ड कलेक्ट करके सामने की तरफ हल्के से इशारा किया। अगले ही पल वो कलेक्ट की गई स्वॉर्ड लाइट सीधे कई लेयर की वेव्स को चीरती हुई सीधे क्योस सेक्ट के एल्डर की तरफ गई। एक ही सेकंड में उस स्वॉर्ड लाइट ने उस क्योस सेक्ट के एल्डर के सिर को आर पार कर दिया। उसके बाद वो स्वॉर्ड लाइट गायब नहीं हुई और सीधे पीछे खड़े चेन की तरफ गई। चेन ने अटैक ब्लॉक करने के बाद देखा कि शेनजियान सेक्ट के एल्डर ने सिर्फ एक मक्खी का यूज करके मिडिल स्टेज के पावरफुल इंसान को मार डाला। उसने तुरंत पीछे ऑर्डर दिया, जाओ जाकर पता करो ये शेनजियान सेक्ट क्या बला है। अभी अभी वार्निंग देने वाली फीमेल एल्डर भी नाखुश थी। ये शेनजियान सेक्ट के लोग एक से बढ़कर एक खतरनाक क्यों हैं? और शिनयुन पवेलियन के एल्डर भी शॉक हो गए। उन्होंने पहले एक रिबन से 4 क्वार्टर्स पैलेस के घोस्ट एल्डर का एक हाथ तोड़ दिया और फिर एक मक्खी से केओस सेक्ट के चेन को मार डाला। ये शेनजियान सेक्ट आखिर कैसा सेक्ट है? आगे बैठे वाइस पवेलियन मास्टर ने तुरंत कहा, मुझे भी इनके बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि ये शेनजियान सेक्ट ऐसा है जिससे शिनयुन पवेलियन को अच्छे रिश्ते रखने ही होंगे। उसी समय एक वैली के अंदर सारे बड़े सेक्ट्स इकट्ठा हुए थे और सामने खिले हुए फूल को देख रहे थे। शेनजियान सेक्ट भी उस वक्त बाहर आकर चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। मोटा लड़का तभी सही टाइम पर नहीं बोला, टांग लंग बू चान हुआ क्वेज़ाई हो, आप जैसे चालाक सेक्ट मास्टर के रहते शेनजियान सेक्ट आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? पर उस आदमी को थोड़ा डाउट था, ये सब लोग इस फूल के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? कहीं ये लोग किसी और का हक तो नहीं मार रहे? ली तियानशिन ने जल्दी से आगे आकर एक्सप्लेन किया, ये पर्पल फ्लावर का नाम पर्पल स्पिरिट मिस्ट्री फ्लावर है। इसकी पिल्स बनाने से किंगडम पीक स्टेज के पावरफुल लोगों के लिए मिस्ट्री स्टेज पर पहुंचने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। वो आदमी जल्दी से पूछता रहा, तुम इन सब लोगों को जानती हो क्या? ली तियानशिन ने बताना शुरू किया, ये ग्रुप टॉप सेक्ट फेयू सेक्ट के डिसाइपल्स का है। इनका लीडर फेयू सेक्ट का टॉप टैलेंट येफेंग है। खासकर इनका बुद्धिस्ट पाथ का अजीब अटैक किसी को भी अनएक्सपेक्टेडली हिट कर सकता है। ये सब सुनने के बाद उस आदमी ने फिर से अपना दिमाग लगाया, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इन लोगों को अपने सेक्ट में लाना चाहूंगा। देखा कि काफी देर से खड़े फेयू सेक्ट के येफेंग ने बोलना शुरू किया, अगर ये पर्पल स्पिरिट मिस्ट्री फ्लावर वुनियन भाई देना चाहें तो मैं इस छोटे भाई का एक एहसान मानूंगा। फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो वुनियन भाई बस एक बार बोलें, ये छोटा भाई जरूर। और सामने का मोंक वुनियन भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। येफेंग, ये सब मटेरियल फालतू चीजें हैं। इस पर्पल स्पिरिट मिस्ट्री फ्लावर को मुझे वुशियांग सेक्ट वापस ले जाने दो ताकि इसे शांति मिल सके और लोगों का मन भटके नहीं। ये फेंग ने ये सुनकर अपना हाथ हिला दिया, अगर ऐसा है तो हम दोनों को फाइट करनी होगी। अगले ही पल एक पावरफुल व्हाइट ड्रैगन प्रकट हुआ और येफेंग के चारों तरफ घूमने लगा। पीछे के जूनियर डिसाइपल्स चिल्लाने लगे कि सीनियर ब्रदर येफेंग ने फेयू क्लाउड ड्रैगन का 9th स्टेज सीख लिया है। येफेंग के ये 9th स्टेज सीखने के बाद से उन्होंने कभी इसका यूज नहीं किया था। वुनियन ने अपने दोनों हाथ जोड़े और एक गोल्डन ड्रैगन अचानक हवा में प्रकट हुआ। ये वुशियांग सेक्ट की अल्टीमेट स्किल ग्रेट माइटी हेवनली ड्रैगन है। तुरंत 2 ड्रैगन आए और आपस में टकराकर बड़ा ब्लास्ट हुआ। पीछे देख रहे मु युनफेई ने उस आदमी से पूछा, सेक्ट मास्टर, आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन जीतेगा? वो आदमी बिना सोचे तुरंत बोला, फेयू सेक्ट का ये फेंग। पर अभी की बैटल वैसी नहीं थी जैसा उस आदमी ने सोचा था। गोल्डन ड्रैगन और आगे बढ़ता गया और उसने व्हाइट ड्रैगन की पूंछ को पकड़कर मारने की कोशिश की और उस व्हाइट ड्रैगन की एनर्जी कम होने लगी और उसकी पूरी बॉडी गिरने लगी जैसे वो मरने वाला हो। बाकी मोंक्स ये देखकर बहुत खुश हुए। वुनियन सीनियर हमारे वुशियांग सेक्ट के टॉप टैलेंट हैं। इस फाइट ने वुशियांग सेक्ट का नाम रोशन कर दिया है। इस फाइट के बाद वुनियन सीनियर का नाम पूरे सोलियर एम्पायर में गूंज उठेगा। फेयू सेक्ट के लोग बिना कुछ बोले चुपचाप खड़े थे। तभी अचानक ये फेंग जोर से चिल्लाया, फेयू 1000 एरोस। तुरंत उस व्हाइट ड्रैगन के अंदर से लगातार ब्लास्ट की आवाजें आने लगी। एक ही सेकंड में उस व्हाइट ड्रैगन ने उस गोल्डन ड्रैगन को फाड़कर बाहर निकल आया। ये फेंग ने तुरंत कहा, इस बार वुनियन भाई का थैंक्स। पर अगले ही पल ये फेंग ने मुंह से खून उल्टी कर दिया। देखा कि वो गोल्डन ड्रैगन ये फेंग के पीछे प्रकट हुआ और उसने सीधे जमीन पर गिरा दिया। फेयू सेक्ट के लोग शॉक हो गए। इम्पॉसिबल, सीनियर ब्रदर हार गए। क्या उस मोंक की पावर इतनी ज्यादा है?
उस आदमी का चेहरा अभी भी नॉर्मल था। आराम करो, फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। देखा कि सामने वुनियन गोल्डन ड्रैगन से घिरा हुआ बोल रहा है। आज लगता है ये फेंग हार गया है। इस पर्पल स्पिरिट मिस्ट्री फ्लावर को मैं वुनियन ले जा रहा हूँ। ये फेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाया, किसने कहा? मैं हार गया, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। वुनियन डर गया। ये फेंग, तुम फेयू सेक्ट के टैलेंट होकर भी सीक्रेटली डिमन प्रैक्टिस कर रहे हो? सच में सामने के ये फेंग की पूरी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकल रहा था और बॉडी पर आर्मर भी आ गया था। ये सुनते ही आसपास के सभी लोग शॉक हो गए। एंशियंट टाइम में डिमंस ने पूरी हेवनली लैंड पर अटैक किया था। वो हेवनली लैंड के कल्टीवेटर्स को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। हेवनली लैंड के कल्टीवेटर्स ने पूरी हेवनली लैंड को बचाने के लिए डिमंस के साथ बहुत खतरनाक फाइट की थी। वो फाइट हेवनली लैंड की जीत पर खत्म हुई थी, पर बहुत नुकसान हुआ था। और एल्केमी जैसे दूसरे पाथ्स की स्किल्स भी उसी फाइट के बाद धीरे धीरे गायब हो गई थीं, पर इस लैंड पर अभी भी डिमंस के बचे हुए लोग छिपे हुए थे। लैंड के उन पावरफुल सेक्ट्स ने इन डिमंस को इतना खतरनाक नहीं माना कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, बल्कि इन्हें पूरी लैंड के कल्टीवेटर्स के लिए एक यूजफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया। लाई फेवू भी शॉक हो गई। क्या वो येफेंग डिमन है? ली तियानशिन ने भी एक्सप्लेन करना जारी रखा। उसके जैसे लोग असली डिमन नहीं होते, बल्कि लैंड के कल्टीवेटर्स ही डिमंस की छोड़ी हुई प्रैक्टिस स्किल्स को सीखकर डिमन बन जाते हैं। हजारों साल पहले सोलियर एम्पायर में तबाही मचाने वाला सैंड डेजर्ट डिमन भी ऐसा ही था। बस वो डिमन की प्रैक्टिस स्किल को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था और प्रैक्टिस स्किल की वायलेंट एनर्जी से अफेक्ट नहीं होता था। लाई फेवू को समझ आ गया, ओह ऐसा है, तभी सैंड डेजर्ट डिमन सेक्ट के अंदर इतना नॉर्मल लग रहा था। ये सुनते ही ली तियानशिन शॉक हो गई। सैंड डेजर्ट डिमन भी हमारे शेंजियान सेक्ट का है। सामने की बैटल फिर से शुरू हो चुकी थी। ये फेंग और भी ज्यादा बोल रहा था, डिमन हो या कोई और स्ट्रांग बनने के लिए मैं डेविल बनना भी पसंद करूंगा। अगले ही पल उसके दोनों हाथ बड़े विंग्स में बदल गए और उसने नीचे अटैक कर दिया। एक ही सेकंड में दोनों सेक्ट्स के बाकी डिसाइपल्स मारे गए। ये देखकर वोनियन और भी गुस्से में आ गया। ये फेंग, तुमने मेरे वुशियांग सेक्ट के लोगों को तो मारा ही, अपने खुद के लोगों को भी नहीं छोड़ा। तुम बहुत क्रूर हो। ये फेंग जोर से हंसने लगा। मेरे डिमन बनने का सच सिर्फ मरे हुए लोग ही जानते हैं। इस बार मैं देखता हूं कि ड्रैगन हेड के बिना ग्रेट माइटी हेवनली ड्रैगन क्या करेगा। एक ही सेकंड में ये फेंग ने वुनियन के पास के ड्रैगन का सिर काट दिया। वुनियन ने भी मुंह से खून उल्टी कर दिया और उसके पास का ड्रैगन भी गायब हो गया। फिर वो सीधे आसमान से नीचे गिर गया और सीरियसली घायल होकर हिल नहीं पा रहा था। ये फेंग ने नीचे आकर पास जाना शुरू किया। इस डिमन पैलेस की प्रैक्टिस करने के बाद से मैंने कभी अपनी पावर शो नहीं की थी। तुम मुझे इस डिमन पैलेस को शो करने के मजबूर कर पाए, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। इस वक्त ये फेंग के अटैक के बाद शेनजुई वैली में चारों तरफ लाशें थीं और सिर्फ वुनियन ही किसी तरह खुद को बचा पा रहा था। जस्टिस की जीत होगी, भले ही मैं वो दिन ना देख पाऊं, पर जल्दी ही कोई आकर इंसाफ करेगा। अचानक दूर से एक आवाज आई, मेरे रहते कौन कह रहा है कि तुम वो दिन नहीं देख पाओगे? एक ही सेकंड में शेनजियान सेक्ट मास्टर सीधे दोनों की बैटल के बीच में आ गए।